Hello, dear students. Today we have to cover the last chapter of NCERT, that is the chemistry in everyday life. It is the 16th chapter of NCERT. एक easy chapter है. It is a part of general chemistry. केमिस्ट जो आईआईटी एडवांस है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रियली कोई क्वेश्चन आता है आईआईटी एडवांस में, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस एंड द नीट. लास्ट 4-5 ईयर से जेई मेंस एंड नीट में इसका एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं कि इतना इजी चैप्टर या करना, गलती करते हैं. इस इजी चैप्टर को करके आपका एक क्वेश्चन डेफिनेट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. इजी चैप्टर है, 4 to 5 आवर्स में इसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, इनमें हमने उन केमिकल्स को डिस्कस करना है कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो सभी को हमने कवर नहीं करना. तो इस चैप्टर में हमने किन किन केमिकल्स को कवर करना है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं. सबसे पहले तो ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन करना है हमने. उसके बाद में ड्रग टारगेट एक्शन को करना है. उसके बाद में एंजाइम एक्शन करेंगे. देन ड्रग एंजाइम एक्शन क्या होता है, ड्रग्स एज ए मेडिसिन, हम ड्रग्स को एज ए मेडिसिन कैसे यूज करते हैं. देन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स को कवर करेंगे. उसके बाद में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं उसको कवर करेंगे. एंड लास्ट में करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो इन केमिकल्स को स्टडी करेंगे, इनकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, तो वो सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे ड्रग्स के. ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है, ड्रग्स क्या होती हैं. तो अगर हम ड्रग्स को एक कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं तो ड्रग्स ऐसे केमिकल्स को हम समझते हैं जो एक बॉडी के अंदर जो है अनकॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करते हैं, या इसको नशे के लिए लोग यूज करते हैं. जैसे कोई बंदा, हम बोलते हैं कि कोई पर्सन ड्रग यूज कर रहा है, तो हमारा मतलब होता है कि वो नशे कर रहा है, हीरोइन का नशा कर रहा है, ब्राउन शुगर ले रहा है, या कोई सम ओपियम, इस किस्म की कोई ड्रग्स को यूज कर रहा है. बट ये एक कॉमन लैंग्वेज है. जो साइंटिफिक लैंग्वेज या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ड्रग्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ड्रग्स जो होते हैं दीज आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस, 100 to 500 U इनका मास होता है. दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ये मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स लाइक टिश्यूज हो गए या कार्बोहाइड्रेट्स है, उनके साथ में रिएक्ट करते हैं और बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं. वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है. वो पेन को रिड्यूस कर सकता है या पेन को एलिवेट कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. तो ये ड्रग की डेफिनेशन है. कोई भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होगा, दैट विल बी ए ड्रग, बट इट शुड बी ऑफ द लो मॉलिक्यूलर मासेस. तो क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल, क्या वो ड्रग है? इथाइल अल्कोहल को हम कंज्यूम करते हैं तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. ओके, एक नशा चाहता है बॉडी के अंदर, तो क्या वो ड्रग है? इट इज नॉट ए ड्रग. इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इट इज नॉट ए ड्रग बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड इन ए लार्जर क्वांटिटी. जब इसको हम लार्जर क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तब जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है. तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ड्रग, क्योंकि ड्रग का लो मोलिकुलर मास होना चाहिए. थोड़ा सा ड्रग लेंगे और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में आएगा, तो दैट विल बी ए ड्रग. इथाइल अल्कोहल इज दैट इज नॉट ए ड्रग. उसके बाद में मेडिसिन क्या होती हैं. When the biological response is therapeutic and useful, these drugs are called the medicines and it is used in the diagnosis, prevention and treatment of disease. ऐसी ड्रग जिसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो थेरेपेटिक है. थेरेपी मतलब क्या है कि इसका एक मेडिसिनल बेनिफिट है, इट हैज ए मेडिसिनल बेनिफिट या मेडिसिनल यूज, बॉडी के पेन को रिलीव कर रहा है. ओके, तो इस किस्म का उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि बॉडी को बेनिफिट करता है. तो this drug will be called the medicine. Now these medicine it should be taken in the prescribed, जो prescribed dose होनी चाहिए इनकी. इनकी जो डोजेज हैं it should be limited. जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है उतना ही लेना चाहिए. If these are taken in the higher than those recommended, most of the drugs used as the medicines are the potential poison. सिंपल इसका एग्जांपल है कि जिनको स्ट्रेस होता है, जिनको नींद नहीं आती, तो उनके लिए स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन जो है या पिल्स है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर. 1 या 2 लिया दैट इज ओके. बट अगर किसी की सुसाइडल टेंडेंसी है और उसने सारा ही पत्ता कंज्यूम कर लिया, 10 या 12 जो स्लीपिंग इंड्यूसिंग पिल्स है उनको फटाफट कंज्यूम कर लिया, तो इट विल एक्ट एज ए पॉइजन और अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द पर्सन डेथ. तो वहां पे वो पोटेंशियल पॉइजन का काम करेंगी. उसके बाद में है कीमियोथेरेपी. यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमियोथेरेपी. अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट है
कोई पेन है या कोई कोई कट है या वुंड है, और वहां पे हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, तो उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। नॉर्मली हम कीमोथेरेपी से क्या समझते हैं कि ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होती है। कैंसर ट्रीटमेंट के प्रोसेस को भी कीमोथेरेपी बोलते हैं। केमिकल अप्लाई करके बॉडी के ऊपर रेडिएशंस को पास करते हैं, तो उससे जो कैंसर टिश्यूज होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, दैट इज ऑल्सो कीमोथेरेपी। बट in the chemistry, use of chemicals for the therapeutic effect, that is also called the chemotherapy। तो यहाँ पर जो बेसिक पार्ट ऑफ ड्रग्स है, डेफिनेशन, वो यहाँ पर खत्म होती है। आगे हम करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन कि ड्रग्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है कि जो ड्रग है या मेडिसिन है उसका इफेक्ट क्या बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले तो जैसे कि एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये इनका क्या होता है, इनका पेन के लिए इफेक्ट होता है। जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो किल या अरेस्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म को। अब इसका मतलब क्या, इसको समझते हैं। जैसे आपको सिर दर्द हो रहा है, आप किसी केमिस्ट के पास गए, आपने कहा मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे एक पेन किलर दे दो। आपने बोला पेन किलर, पेन किलर से वो समझेगा एनाल्जेसिक, तो वो या तो आपको सेरिडोन दे देगा या आपको कोई और दूसरा डिस्प्रिन दे देगा जो कि एक पेन किलर का काम करता है। तो आपने पेन किलर बोला, पेन किलर जो है दैट इज इन द कॉमन लैंग्वेज, और एनाल्जेसिक उसका साइंटिफिक या केमिकल नेम है। तो एनाल्जेसिक भी बोल दोगे तो भी उसके समझ में आएगा। या आपने कहा मुझे एंटीसेप्टिक दे दो कोई, मेरा यहाँ पर कट गया है या मेरा कहीं पे मैं गिर गया हूं तो वहां पे जो स्किन है वहां जो है स्क्रैच पड़ गया है, तो मुझे एंटीसेप्टिक दे दो। तो उसने या तो सल्फामेथ्रिन दे देनी है या बीटाडाइन दे देगा या कोई एंटीसेप्टिक दे देगा। तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी को हार्म कर सकते हैं, स्क्रैच को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, तो वहां पे एंटीसेप्टिक को अप्लाई करके जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको स्टॉप कर देना है, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना है। तो जो जैसा इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ड्रग को हमने क्लासीफाई कर दिया। फिर सेकंड जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, के ड्रग का एक्शन क्या है। अब यहाँ पर एक केमिकल उसको समझाते हैं। एक केमिकल बॉडी में प्रोड्यूस होता है हिस्टामिन, जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या है, बर्निंग सेंसेशन या पेन को कॉज करता है। बर्निंग सेंसेशन ले लो कि बर्निंग सेंसेशन बॉडी के अंदर कॉज करता है। तो जो वहां पे जितने भी एंटी हिस्टामिन होंगे वो क्या करेंगे, वो हिस्टामिन की जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर या उसका जो एक्शन है वो स्टॉप करेंगे। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है बॉडी के किसी भी हिस्से में प्रोड्यूस हो सकता है जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। तो एंटी हिस्टामिन क्या है, वो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को या उसके एक्शन को होता है स्टॉप। तो दिस इज द ड्रग एक्शन। उसका काम क्या है, एक पर्टिकुलर केमिकल की प्रोडक्शन को रोकना है। फिर नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन इसकी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं जिनके अंदर एक कॉमन ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग उस मेडिसिन का नाम या ड्रग का नाम रखा जाएगा। जैसे सल्फोनामाइड्स है, अगर मैंने बोला कि सल्फोनामाइड्स मुझे ड्रग्स चाहिए, तो इसका मतलब जिनमें SO2 NHR ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप, दिस इज द सल्फोनामाइड ग्रुप। जिसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा उस मेडिसिन का नाम क्या होगा, ड्रग का नाम क्या होगा, सल्फोनामाइड। तो केमिकल स्ट्रक्चर वाला जो होता है वो नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते, वो आप केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। जो ड्रग्स होते हैं दे इंटरेक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर कॉल्ड द टारगेट मॉलिक्यूल्स और द ड्रग टारगेट्स। नॉर्मली जितनी भी आज की डेट में ड्रग्स यूज हो रही हैं, मेडिसिन यूज हो रही हैं, वो इसी बेसिस पे जो होती हैं, वो जो होती है मैन्युफैक्चर होती है कि उनका मॉलिक्यूलर टारगेट क्या है। वो कार्बोहाइड्रेट्स पे अटैक करेंगी, वो लिपिड्स पे अटैक करेंगी, प्रोटीन्स पे करेंगी, या न्यूक्लिक एसिड्स पे जाके अटैक करेंगी फॉर द ड्रग, फॉर द एक्शन। और इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, वो टारगेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या ड्रग टारगेट्स बोलते हैं। इसका एक्शन क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं इसको। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है।
उसके बाद में आती है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। जो कोई भी ड्रग है उसने एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाके अपना काम करना है। तो ये टारगेट क्या है, पहले इनको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड द एंजाइम्स। देखो हमारे बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि काफी काम करते हैं। डाइजेस्ट फूड का डाइजेशन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, बॉडी में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोटीन्स बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कोई स्टिमुलेशन है। स्टिमुलेशन मतलब क्या है कि कोई बर्निंग सेंसेशन हुआ, स्किन पे गर्म पानी पड़ गया। तो बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेट करना है वो किसने करना है? वो करते हैं न्यूरॉन्स हैं। पर रिसीव कौन करता है वो उस स्टिमुलेशन को? वो रिसेप्टर रिसीव करते हैं जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। फिर क्या करते होते हैं? कैरियर प्रोटीन्स। दे कैरी द पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये न्यूरॉन्स को बनाते हैं। जो स्टिमुलेशन है जैसे बर्निंग सेंसेशन है वो रिसेप्टर ने रिसीव किया, उसको कैरी कौन करेगा? वो न्यूरॉन्स करेंगे। न्यूरॉन किसके बने होंगे? कैरियर प्रोटीन्स के बने होंगे। फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। दे हैव द कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल। न्यूक्लिक एसिड हमने किया है डीएनए आरएनए। जो डीएनए होता है उसका काम क्या होता है? जो हेरिडिटी को वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन पे लेके जाना। तो न्यूक्लिक एसिड का वो काम होता है। फिर आते हैं लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। तो दीज ऑल आर द ड्रग टारगेट्स। ड्रग इन पे काम करेगी। अब वो कैसे काम करती है वो आगे समझाता हूँ। उससे पहले हम कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स कर लेते हैं कि जो एंजाइम होता है वो कैसे काम करता है। देखो हमारी बॉडी में कोई भी हमने फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया या प्रोटीन लिया, उसकी जो डाइजेशन है वो एंजाइम ने करनी है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो डाइजेशन हो ही नहीं सकती। कई बॉडी जैसे एक कई लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता। इंसुलिन बनना कम बनता है या बनता ही नहीं है। तो वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कम डाइजेस्ट करते हैं तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो आर्टिफिशियल एंजाइम्स को वो लेते हैं। तो चलो एंजाइम कैसे काम करता है उसको देखते हैं। तो दीज आर द सबस्ट्रेट्स, दीज आर द एंजाइम। एंजाइम्स बने किसके होते हैं? वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, अभी आपको बताया। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये फर्दर किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं, ये भी आपको पता है। अब न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है? इसमें अमाइड लिंकेज होती है, ये भी आपको पता है। अमाइड लिंकेज मतलब क्या है? CONH। इस किस्म की लिंकेज इसमें होगी। अगर CONH लिंकेज होगी तो ये भी आपको पता है कि दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे दीज आर द एक्टिव ग्रुप्स। जहां पे भी अमाइड होगा वहां पे एक एक्टिव ग्रुप होगा। अब ये एंजाइम को देखो आप, ये इसके कॉर्नर्स हैं। इन कॉर्नर्स पे क्या होंगे? ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे। CO ग्रुप हो गया, यहाँ पर NH ग्रुप हो गया, ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोलैरिटी बनी रहे। दीज आर द पोलैरिटी। अब यहाँ पर इसकी कुछ पर्टिकुलर शेप है लाइक दिस। ठीक है, सपोज कर लो ये पेप्सिन है, दिस इज पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब ये सबस्ट्रेट क्या है? दीज आर द प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स है। सपोज कर लो एक दूसरा भी मैं ले लेता हूं लाइक दिस। ये क्या चीज है? दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। अब होता क्या है? ये एक्शन जो होता है ये होता है लॉक एंड की। जो एंजाइम होता है वो काम करता है लॉक का, और जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज द की। ठीक है, अब ये प्रोटीन्स हैं, ये दोनों क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। अब ये जो लॉक है इसकी शेप ऐसी है कि इसमें ये प्रोटीन आके फंस सकता है। ठीक है, ओनली प्रोटीन जो है इसमें आके फंस सकता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इसमें आके नहीं फंस सकते। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा दूसरा एंजाइम, उसको पेप्सिन जो है वो एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो यानी कि जो पर्टिकुलर एंजाइम है
इट इज डिजाइंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी जो शेप है कार्बोहाइड्रेट की वो इसमें आके फिट ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस लॉक एंड की मैकेनिज्म में क्या होगा, दिस प्रोटीन इट विल बी अट्रैक्टेड टू द दिस पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि इसकी जो शेप है वो इसके बिल्कुल उल्टी है, कॉन्ट्रेरी है, कि मिरर इमेज है, तो इसमें आके ये फंस जाएगा। तो सबस्ट्रेट इसमें आके यहाँ पर इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो दिस इज अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट मतलब फूड पार्टिकल लाइक प्रोटीन, और जो ये एंजाइम है, ठीक है, ये प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है, पेप्सिन। अब ये आगे फंस फंस गया यहाँ पे आके। इन्होंने बाद में क्या किया, रिएक्शन करी, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई, एंजाइम बाद में अलग हो गया, क्योंकि ये किस्म का कैटलिस्ट है, इसने रीजनरेट हो जाना है। और ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अमाइनो एसिड होगा। फिर अमाइनो एसिड जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेगा। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। ये जो प्रोटीन है दिस इज अ नेचुरल प्रोटीन। आप पनीर से ले रहे हो या किसी और मेथड से आप एनिमल प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो। हमारी बॉडी में वो जो प्रोटीन होगा वो एज सच अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको पहले सिंपलर उसमें तोड़ना पड़ेगा अमाइनो एसिड्स में। फिर वो अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब होंगे बॉडी में, फिर वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। एक दिमाग में आता है कि प्रोटीन को पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर अमाइनो एसिड फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। वो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। हम जो प्रोटीन जब कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्टली एनिमल प्रोटीन को हमने कंज्यूम किया, पनीर को कंज्यूम किया, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो पहले अमाइनो एसिड में टूटेगा, फिर अमाइनो एसिड का फिर प्रोटीन बनेगा। उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, पेप्सिन। अब प्रोटीन ने पहले एंजाइम के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जो कि अमाइनो एसिड है, और एंजाइम अलग हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। और एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही क्या कर सकता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, वो पेप्सिन के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो लॉक है, ठीक है, इनकी की डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है, और प्रोटीन्स ही इसमें फिट होंगे। तो ये कैटलिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम होता है। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए होता है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है एक्शन। उसके बाद में चलते हैं। अब यहाँ पर एक ये दूसरे तरीके से समझाया, उसको भी समझ लो, ये एक बेटर है। अब एंजाइम्स के क्या है, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन सुटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय रिएजेंट इफेक्टिवली। द सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम टू होल्ड द प्रोवाइड द फंक्शन ग्रुप। देखो यहाँ पर इसकी एक्टिव साइट्स हैं CO, ठीक है, NH, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये आके पूरी तरीके से फिट बैठ जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये फंक्शन ग्रुप्स को प्रोवाइड करता है ताकि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो जाए। ठीक है, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द एंजाइम होल्डिंग द सबस्ट्रेट। अब आता है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन को करते हैं। Drug inhibit one of the above mentioned activities of enzyme. These can block the binding site of enzyme and prevent the binding of substrate, or can inhibit the catalytic activity of enzyme. Such drugs are called the enzyme inhibitors. अब इसका मतलब क्या है, देखो ये तो काम बड़ा अच्छा हो रहा है कि ये एंजाइम है और फूड पार्टिकल इस पे जा रहा है, तो मैं ड्रग डाल के इसका एक्शन रोकूंगा क्यों? अब उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, देखो नॉर्मली क्या है कि आपने एक पनीर को कंज्यूम किया, प्रोटीन को कंज्यूम किया, ये पेप्सिन है, तो उसने क्या किया, उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और वो अमाइनो एसिड यूजफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें फिर ड्रग का क्या ये काम है, मैं ड्रग क्यों लूं? ठीक है, ड्रग का यूज इसलिए है कि जो सपोज करो अगर जो पनीर है, इफ इट इज ए गुड चीज देन दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट सपोज करो आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे आपने पनीर बर्गर खाया, उसमें जो पनीर डाला हुआ है वो 4 दिन पुराना पनीर है, या वो बिल्कुल ही खराब पनीर है, तब क्या होगा, ये जो चीज है जब ये यहाँ पर जाएगा, फिट होगा, तो जो अमाइनो एसिड ये रिलीज करेगा,
वो बहुत ही खराब अमाइनो एसिड रिलीज करेगा, उसका बॉडी के लिए कोई यूज नहीं होगा, वो उल्टा फूड पॉइजनिंग को कॉज करेगा। मतलब दिस इज द सबस्ट्रेट पार्टिकल विच इज स्पॉइल्ड, ये स्पॉइल्ड सबस्ट्रेट पार्टिकल है। अब ये जो अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, ये बॉडी को हेल्प नहीं कर रहा, ये उल्टा फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा है। ठीक है, इट इज कॉजिंग द फूड पॉइजनिंग। तो लूज मोशन लग गया, वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गया, तो ये तो काम खराब हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यूज आता है ड्रग का। अब ड्रग क्या करता है, ड्रग ने इस सबस्ट्रेट का, ठीक है, जो स्पॉइल्ड फूड पार्टिकल है, इसके एक्शन को स्टॉप करना है। तो जब ड्रग को दिया, ड्रग के अंदर सेम टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसकी जो एक्टिविटी है वो इस सबस्ट्रेट पार्टिकल से ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। जो ड्रग्स है, ड्रग्स compete with the natural substrate for their attachment on the active site of enzyme. Such drugs are called the competitive inhibitors. यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ड्रग है। जो ड्रग है वो मोर रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दिस सबस्ट्रेट। ये भी बड़ा रिएक्टिव है, पर ड्रग जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ड्रग इस एक्टिव साइट पे जाके चले जाएगा। अब ये जो सबस्ट्रेट पार्टिकल है, ये तो जा ही नहीं रहा, ड्रग यहाँ पर आके बैठ गया। तो इस ड्रग ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो जब सबस्ट्रेट या फूड पार्टिकल यहाँ पे जाके बैठ ही नहीं रहा, तो वो फूड पॉइजनिंग भी कॉज नहीं करेगा। तो नॉर्मली अगर आप ध्यान से सोचो, जब फूड पॉइजनिंग किसी को होती है, तो डॉक्टर हमेशा खाने को मना करता है कि आप ड्रग कंज्यूम कर लो, खाना मत खाना या लाइट खाना खाना। मतलब उनको पता चल जाता है कि क्या खाने से ये प्रॉब्लम हुई होगी, तो या तो खाने को मना ही करते हैं, तो या ड्रग दे देते हैं, ताकि ड्रग जो है वो इस एंजाइम पे जाके बैठ जाए और इसका जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो बंदे को रिलीफ मिल जाता है। तो वन ऑफ द मैकेनिज्म इज दिस। फिर सेकंड, दूसरा क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, जो सम ड्रग्स हैं, दे डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट, वो यहां पर जाके नहीं करती। दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड द एलोस्टिक साइट। यहाँ पर एक एलोस्टिक साइट होती है, एक अलग सी कैविटी बनी होती है। तो जो वो होता है, जो ड्रग होती है, वो क्या करती है, वो यहाँ पे जाके बैठ जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे जाके बैठी, तो इसने जो एक्टिव साइज है, जो एक्टिव साइट है, उसकी शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नाउ ये क्या है, दिस इज द सम काइंड ऑफ वेज टाइप शेप है। अब इसने इसको पूरा राउंड कर दिया। अब यहाँ पर सपोज करो दिस इज द फूड पार्टिकल या सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे जाके फिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसने इसकी वेज टाइप शेप को एक सर्कुलर शेप कर दिया, सेमी सर्कुलर कर दिया, तो ये इस पे जाके फिट ही नहीं हो सकता। तो द बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट द एलोस्टिक साइट चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स इन सच ए वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो ड्रग एक्शन इस तरीके से भी काम करता है। एक तो है कि compete करता है, दूसरा एलोस्टिक साइट में आके फिट बैठ जाता है, इसकी शेप को चेंज कर देता है, ताकि सबस्ट्रेट अटैक ही ना कर पाए एंजाइम पे। तो इस तरीके से जो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन है वो काम करता है। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया? अगर मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नॉर्मली स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर मतलब सबस्ट्रेट और ड्रग, अगर सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो ड्रग क्यों यूज कर रहे हैं? जो एंजाइम का काम तो फूड पार्टिकल को पचाना ही है, तो ड्रग को यूज कर रहे हैं। ये जो फूड पार्टिकल है, इट इज स्पॉइल्ड, ये स्पॉइल्ड फूड पार्टिकल है, ये रेगुलर फूड पार्टिकल नहीं है, इस चीज को समझो। तो इसके एक्शन को हमने प्रिवेंट करना है। अगर जो फूड पार्टिकल है इट इज नॉर्मल फूड पार्टिकल, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं, फिर क्यों ड्रग लेंगे हम? ये क्लियर है इतना? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट वन। सेकेंड आता है रिसेप्टर्स एज द ड्रग टारगेट्स। जो रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं वो एज ए ड्रग टारगेट का काम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जो रिसेप्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू द बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो बॉडी में कम्युनिकेशन होती है, मतलब बॉडी पार्ट्स का जो ब्रेन तक कम्युनिकेशन होता है, उसमें ये रिसेप्टर्स की काफी रोल होता है। मेजोरिटी ऑफ देम आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन्स। एम्बेडेड मतलब दे आर डीपली प्रेस्ड। जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसमें डीपली प्रेस्ड ये होते हैं। receptor proteins are embedded in the cell membrane in such a way that the small part possessing active sites project out of the
surface of the membrane and opens in the outside region of the cell membrane. अब इस सब का मतलब क्या समझते हैं? देखो ये जो है दिस इज द सेल, ठीक है, ये सेल एनिमल सेल को शो किया हुआ है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। अब इस चीज को ही देखो, जो ये वाली चीज है ना, ये ऐसे है, मतलब इस चीज को इन्होंने कट करके इस तरीके से दिखाया गया है। मतलब इस चीज को इस तरीके से समझो आप कि ये जो इसकी मोटाई है, ठीक है, दिस इज द टी थिकनेस, तो ये यहाँ पर दिस इज द टी थिकनेस, ठीक, ये टी थिकनेस इस तरीके से है। अब यहाँ पर ये आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द आउटर सरफेस, ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो है दिस इज द रिसेप्टर प्रोटीन। अब रिसेप्टर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये इंटीरियर ऑफ द सेल है, मतलब बॉडी के अंदर, ये एक्सटर्नल है। ये जो बाइंडिंग साइड ऑफ रिसेप्टर है, जो ये आपको कर्व नजर आ रहा है, ये इसके थोड़ा सा प्रोट्रूड होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है ताकि ये सिग्नल्स को रिसीव कर ले, ओके। और ये इनसाइड है, ये आगे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है, पहले स्ट्रक्चर समझ में आएगी कि ये सेल की जो है दैट इज अ वॉल, टी थिकनेस की है। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है ये पूरा इसके इस तरीके से एम्बेडेड होता है, थोड़ा प्रोट्रूड होता है, बाहर को निकला होता है, ताकि ये सिग्नल को रिसीव कर ले। आप ये मान के चलो कि ये आपका जैसे हैंड है, इसकी आउटर स्किन है, और ये हल्का सा बाहर को प्रोट्रूड हुआ पड़ा है। तो अब ये काम कैसे करता है इसको समझो। In the body, message between two neurons and that between two neurons is communicated through the certain chemicals. इनको बोलते हैं chemical messengers. These are received at the binding site of the receptor proteins. To accommodate a messenger, shape of the receptor site changes. This brings about the transfer of message into the cells. The chemical messenger gives message to the cell without entering the cell. अब इसका मतलब क्या है, इसको डायग्राम से समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखो, देखो इसमें ये मान के चलो आपका कि ये आउटर स्किन है आपके, सपोज करो हैंड है, ये हैंड की आउटर स्किन है, और ये जो रिसेप्टर है ये इस तरीके से है। सपोज कर लो आपकी जो स्किन है वो ड्राई है, दैट इज ड्राई, ओके, जो स्किन है दैट इज ड्राई। तो जो ड्राई स्किन है उस पे आपने बोरोलीन या बोरोप्लस को अप्लाई किया, या और कोई जो क्रीम है वो अप्लाई करते हो, ठीक है, उसमें थोड़ी आपको जलन भी महसूस हो रही है ड्यू टू ड्राई स्किन। तो जब यहाँ पर आपने केमिकल मैसेंजर को अप्लाई किया, तो आप बाइंडिंग साइट पे अप्लाई कर रहे हो केमिकल मैसेंजर। तो ड्यू टू दिस केमिकल मैसेंजर इसकी जो ये शेप है इट विल गेट चेंज। जैसे आप इस पे बोरोप्लस या इमामी या कोई भी क्रीम को अप्लाई करोगे तो इसकी शेप चेंज होगी। जैसे इसकी शेप चेंज हुई तो ये जो आपको फ्लैट नजर आ रहा है ये इस किस्म की इसकी शेप बदल जाएगी, और ये जो मैसेज है ये न्यूरॉन्स को ये आगे सप्लाई करेगा, और न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन तक जो है आगे उस मैसेंजर को ले आएंगे। और जैसे आपने इसको हटाया तो ये जो है आपका फिर फ्लैट हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से समझा देता हूँ कि सपोज कर लो आपके हैंड पे एक जो है कोई बर्फ अप्लाई किया, तो सीधा ही आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, जो ब्रेन को लगेगा ठंड, काफी ठंडा महसूस हो रहा है। या सपोज कर लो एक आपने उस पे हाथ रख दिया गर्म किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इमीडिएटली क्या हो गया, ये इस किसी का रिस्पॉन्स बदल गया। और जैसे ही आपने अपना हैंड को रिमूव किया वहां से, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से, तो ये अपनी नॉर्मल शेप में आ गया। तो यहाँ पर रिसीव जो रिसेप्टर है रिसीविंग ए केमिकल मैसेंजर, यहाँ पे केमिकल सिग्नल मिला, शेप ऑफ द रिसेप्टर गेट्स चेंजेस, ठीक है, जैसे ही उसको मैसेंजर मिला, और जैसे ही उसको हटाया हमने इसको केमिकल मैसेंजर को, तो अपनी उसने जो शेप है उसने उसको रीगेन कर लिया। तो इस तरीके से रिसेप्टर एज द ड्रग टारगेट चलते हैं। देखो यहाँ पर ड्रग टारगेट है तो यहाँ पर केमिकल मैसेंजर ही यूज होगा, मतलब आप मान के चलो बोरोलीन है या कोई और इमामी या कुछ भी ऐसा केमिकल मैसेंजर जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो रिसेप्टर्स एज अ ड्रग टारगेट इस तरीके से काम करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो था अपना ये एज ए ड्रग टारगेट्स कैसे काम करते हैं वो आपको बताया गया है। उसके बाद में अब इसका मेडिसिनल पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है कि ड्रग्स को एज ए मेडिसिन कैसे काम करते हैं।
तो सबसे पहले इसमें आता है अगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट। अब नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये रिबेलियन हो, पर यहाँ पे रिबेलियन नहीं, यहाँ पे मेडिसिन का नाम चल रहा है। तो सबसे पहले अगोनिस्ट क्या होते हैं? ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। एगोनिस्ट क्या है? वो ऐसे ड्रग्स हैं जो नेचुरल मैसेंजर जो है, जो रिसेप्टर का काम है, उसको इनहेंस करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये कब यूजफुल है? व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, कई बंदों को पैरालिसिस हो जाता है। अगर पैरालिसिस किसी को हुआ है, किसी की बॉडी को लकवा मार गया, तो उनका जैसे सपोज करो किसी का नीचे हाफ जो पोर्शन है उस पे पैरालिसिस हो गया, तो उसको वहां पे कोई सेंसेशन नहीं होती। ठीक है, उस पे आप हिट करोगे या उसको मूवमेंट करने को बोलोगे तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। तो जो फिजियोथेरेपी वाले हैं वो उसमें उसको जो है उसको मिमिक करते हैं। जो वहां पे उसके जो रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे वो फील नहीं कर पा रहा, उसको किसी तरीके से वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, या तो थ्रू फिजियोथेरेपी या उसको मेडिसिन देते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ? जो उसका नेचुरल मैसेंजर का जो काम है वो वहां पे खत्म हो गया या कम हो गया। तो हमने ड्रग्स देके उस एक्शन को रिटेन करना है, रिगेन करना है। तो वहां पे लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर है, वहां पे रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा। हमने ऐसी ड्रग्स देनी है ताकि वो एक्शन जो है रिस्टोर हो जाए, रीगेन हो जाए। तो उन ड्रग्स को बोलते हैं एगनिस्ट्स। ओके। उसके अपोजिट होती है एंटागोनिस्ट। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शंस, इट आर कॉल्ड द एंटागोनिस्ट। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। अब ये कहाँ पे काम करती हैं? इन्होंने क्या करना है, जो रिसेप्टर साइड का काम है, जो ब्रेन तक मैसेज दे रहा है कि पेन हो रहा है या कुछ ऐसा केमिकल मैसेंजर दे, वो कुछ एक्शन को वो बताता है ब्रेन को, वहां पे हमने उस एक्शन को रोकना है, उस मैसेज को रोकना है। अब ये कहाँ पे काम आती हैं? ये काम आती हैं सर्जरी में। ठीक है, या जो है टूथ रिमूवल में आती है। ठीक है, देखो, अगर कभी ना कभी तो आपकी टूथ एक्सट्रैक्शन हुई होगी, ठीक है, आरसीटी आजकल नॉर्मल चीज है। तो वहां पे जब ये काम करते हैं टूथ रिमूवल का या सर्जरी का करते हैं, तो वहां पे आपको इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे जो रिसेप्टर साइट है वो बिल्कुल डेड हो जाए। रीजन बीइंग, अगर रिसेप्टर साइट जो है वो डेड नहीं है और वहां पे कोई बंदा सर्जरी कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, फिर तो ब्रेन तक इतना जो है मतलब दर्द पहुंचेगा कि बंदा सहन ही नहीं कर सकता उसको। तो वहां पे ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज जो है वो रिक्वायर्ड है सर्जरी के टाइम या टूथ रिमूवल या किसी और प्रोसेस में। तो वहां पे एंटागनिस्ट देते हैं। ये नॉर्मल पेन किलर नहीं होते। ठीक है, नॉर्मल पेन किलर तो आपका सिर दर्द वगैरह खत्म करते हैं। वो क्या करते हैं, रिसेप्टर साइड का बिल्कुल ही जो एक्शन है वो बिल्कुल डेड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके। पर वो जो बंदा दे रहा है उसको बड़े ध्यान से देना चाहिए, ऐसा ना कि वो परमानेंट पैरालिसिस ही कर दे वहां पे उस हिस्से का, वो परमानेंट ही वहां पे रिसेप्टर साइड को ब्लॉक कर दे, तो वहां पे तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो मतलब ड्रग केयरफुली देते हैं, जो भी देते हैं, जो चाहे तो सर्जरी वाले हो गए, चाहे टूथ रिमूवल वाले हो गए, जो डेंटिस्ट है वो केयरफुली देते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कभी कभार किसी बंदे को जो है, जो अल्ट्रा सेंसिटिव है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर एंटागनिस्ट जो है वहां पे चाहिए, टूथ रिमूवल में सर्जरी के टाइम, तो वहां पे वो ड्रग्स को यूज करते हैं उस तरीके से। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में आते हैं, जस्ट इसके बाद में आती है एंटा एसिड्स। ड्रग्स विच रिड्यूस और न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी है, ठीक है, जो एसिड है उसको रिड्यूस या कम करती है, उसको बोलते हैं एंटा एसिड्स। तो पहली बात तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्या है? मतलब लोगों को आजकल नॉर्मली प्रॉब्लम है कि सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई पड़ी है। तो ये होती है, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो HCl सिक्रीट होता है, जो ग्लैंड स्टोमक के अंदर होते हैं वो HCl को सिक्रीट करते हैं। वो सिक्रीट होना भी है क्योंकि अगर बॉडी ने खाने को डाइजेस्ट करने हैं तो वो HCl सिक्रीट करना पड़ेगा। तो
एक हमेशा कॉमन आता है कि अगर बॉडी के अंदर HCl सिक्रीट हो रहा है तो जो स्टमक है, ठीक है, वो भी तो उसका बना हुआ है, क्या कहते हैं, फ्लैश का बना हुआ है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता, मतलब वो क्यों नहीं खत्म हो जाता। नॉर्मली आप कोई भी फ्लैश है, मांस है, उसके ऊपर HCl को डालो तो वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। नॉर्मली जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो बेसिकली फ्लैश को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट बॉडी के अंदर हो जाता है, क्योंकि HCl सिक्रीट होता है। विदाउट HCl सिक्रीशन फ्लैश को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, आप मांस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। तो बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट हो रहा है तो HCl ही उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो हमारा जो स्टमक है वो भी तो फ्लैश का ही बना हुआ है, तो वो क्यों डाइजेस्ट हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो स्टमक है, नो दिस इज द ऑस्फेगस, ठीक है, ये माउथ है, इससे खाना खाते हैं, दिस इज ऑस्फेगस मतलब फूड पाइप है। और ये जो है ये स्टमक के अंदर है, दिस इज द स्टमक। इसकी डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम पुअर ही है, पर आप उस पर जब ध्यान दो कि दिस इज द स्टमक। अब ये जो स्टमक है ये फ्लैश का बना हुआ है, दैट इज ओके, बट जो इसके अंदर एक लाइनिंग होती है वो होती है म्यूकस की, उसको बोलते हैं म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ये काफी इनर्ट है, देखो इसके आसपास तो जो है फ्लैश है, फ्लैश जो, दिस इज द फ्लैश जो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, दिस इज फ्लैश। ये जो लाइनिंग है, ठीक है, दिस इज लाइनिंग, ये एक म्यूकस की लाइनिंग है। ये जो म्यूकस होता है इट इज हाईली इनर्ट, ये बहुत ज्यादा इनर्ट होता है। इसके ऊपर HCl डाल लो, HNO3 डाल दो, कुछ नहीं होने वाला इसको, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा इनर्ट है ये। तो यहाँ पे सपोज करो फ्लैश आ गया, दिस इज द फ्लैश, ठीक है, ये चिकन पीसीज है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो HCl को सिक्रीट करते हैं, तो ये इस फ्लैश को कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, पर इट विल टेक टाइम। जो फ्लैश को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम, पर वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो यानी कि बॉडी के अंदर HCl सिक्रीट हो रहा है, ग्लैंड्स उसको जो है सिक्रीट करते हैं, और ये फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि सपोज करो कोई बंदा जो है इसको फूड पार्टिकल्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जिसमें HCl की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फ्लैश बहुत ज्यादा खा रहा है, ठीक है, या सपोज कर लो जो शराबी लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेस को अपने अंदर ले रहे हैं, अल्कोहल जो होता है वो बेस होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा HCl सिक्रीट होता है। और वो HCl जब सिक्रीट होता है तो इट कॉजेज एसिडिटी, अगर वो ज्यादा उसने सिक्रीट किया तो वो एसिडिटी को कॉज करेगा। ओके, अब जब बॉडी के अंदर HCl ज्यादा सिक्रीट होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, वो एसिडिटी को कॉज करता है, बर्ब्स आते हैं, खट्टी डकारें जिसको बोलते हैं, कि एसिड बन रहा है बॉडी के अंदर। तो नेचुरली में एसिड तो बॉडी के अंदर बनता ही है, पर वो ज्यादा सिक्रीशन हो रही है एसिड की, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो लोग पहले क्या करते थे, वो बेकिंग सोडा जो था वो यूज करते थे, ठीक है, जो इनो होता है वो बेकिंग सोडा ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, कई टाइम तो इफेक्टिव होता है वो, ठीक है, जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, पर प्रॉब्लम क्या है, उसकी जो डोज है वो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी बॉडी के अंदर HCl कितना बना, ठीक है, और मैं कितना बेकिंग सोडा लूं। 2 पैकेट इनो ले लिए, 3 ले लिए, आपको क्या पता कितना बना हुआ है। तो अगर ज्यादा इनो ले लिया या ज्यादा बेकिंग सोडा ले लिया तो हमारी बॉडी के अंदर ने ज्यादा बेस को कंज्यूम कर लिया, तो उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए और ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देयर विल बी रिएक्शन, ठीक, देयर विल बी एक्शन, देयर विल बी रिएक्शन, उसका फिर एक्शन कुछ कर रहे हो तो और ज्यादा रिएक्शन होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है बेकिंग सोडा के साथ। जो इनो हम कंज्यूम करते हैं उसकी क्वांटिटी को आप, डॉक्टर जो है या कोई भी प्रिस्क्राइब बता नहीं सकता कि कितनी आपको क्वांटिटी लेनी है। जरूरत से ज्यादा बेकिंग सोडा कंज्यूम कर लिया या इनो कंज्यूम किया तो और ज्यादा HCl प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बेकिंग सोडा के साथ प्रॉब्लम तो ये है, रिलीफ तो मिल जाता है बट कई बार ये प्रॉब्लम भी कॉज करता है। फिर उसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, दीज आर द मेटल हाइड्रोक्साइड्स लाइक AlH3 MgOH2, ये बेटर अल्टरनेटिव है, क्योंकि एक तो इनसोल्यूबल है,
ये पीएच को ज्यादा इंक्रीज नहीं करते, एक न्यूट्रल पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर डिजोल्व भी नहीं होते हैं। अब ये जो MgOH2 है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो एक जेलसिल आप लेते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में, उसमें MgOH2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एक बेटर अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू बेकिंग सोडा, क्योंकि ये ज्यादा बॉडी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो ये पीएच को ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, मतलब बेसिसिटी को ज्यादा बॉडी के अंदर इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो HCl की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा नहीं होती। तो पहले तो ये थी, ठीक है, इनको ड्रग्स बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, पर मेडिसिन बोल दो, ठीक है, ड्रग्स क्योंकि लो क्वांटिटी में लेते हैं, तो इट कैन बी कॉल्ड द ड्रग्स। बट आज की डेट में इससे बेटर अल्टरनेटिव आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, जो दीज ट्रीटमेंट्स हैं, ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, नॉट द कॉज, ठीक है। देयर फोर दीज मेटल्स आर्ट्स द पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड इजीली। देखो इन्होंने उसको तो ट्रीट कर दिया, कि जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने इसको ट्रीट कर दिया, पर जो है प्रॉब्लम हमेशा जो है इसको कॉज नहीं कर सकते, इसके ने कॉज को ट्रीट नहीं किया। इन एडवांस स्टेजेस अल्सर बिकम द लाइफ थ्रेटनिंग। अब ये अल्सर कैसे होती है उसको भी समझ लो। जो मैंने अभी आपको ये स्टमक की लाइनिंग बताई थी, कि यहाँ पर एक म्यूकस लाइनिंग है। अब सपोज करो कोई हैबिचुअल ड्रिंकर है, रोज ही शराब पीता है, और शराब भी इतनी पीता है कि 2-2 बोतलें जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है उसमें अल्कोहल जा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl भी सिक्रीट हो रहा है, और जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अब जितना ज्यादा HCl यहाँ बॉडी के अंदर प्रेजेंट पड़ा हुआ है, म्यूकस लेयर उसको तो जितना रोक सकती है रोकेगी, पर कुछ देर बाद म्यूकस लेयर में भी होल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर होल बनने स्टार्ट हो गए। अब ये जो HCl है, शराबी हट नहीं रहा और शराब पी रहा है, तो ये जो HCl है ये फ्लैश में जाना स्टार्ट हो गया, और फ्लैश को गलाना स्टार्ट कर देगा। जब ये फ्लैश को गला रहा है उसको बोलते हैं अल्सर। और ये अल्सर की प्रॉब्लम अगर किसी को स्टार्ट हो जाती है, उसको या तो उसके स्टमक का ऑपरेशन कराना पड़ता है उसको, मतलब इट विल कॉज द प्रॉब्लम। जरा सा भी वो कुछ खाए पिएगा तो उसको मतलब पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अल्सर जो है, स्टमक अल्सर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो क्या करें फिर इसके लिए? फिर इसके लिए इसका रीजन ढूंढा गया कि HCl की प्रोडक्शन को खत्म करें बॉडी के अंदर, कंट्रोल करें उसको। तो उसके लिए क्या तरीका है, पहले देखा गया था HCl बनता क्यों है, पहले उसको देखा। अब यहाँ पर एक हिस्टामिन एक केमिकल होता है, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। जो ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पेप्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, वो हिस्टामिन बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, वो इसको स्टिमुलेट करता है। तो क्या किया गया, एक ड्रग को लिया गया सिमिटिडिन, इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है, टैगामेट भी बोलते हैं इसको। टैगामेट इसका केमिकल नेम है, सिमिटिडिन इसका कॉमन नेम है। इट वाज डिजाइंड टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। जो हिस्टामिन है उसको ही बनने से रोको, या हिस्टामिन अगर बन गया तो जो स्टमक वॉल में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहां पे इसकी इंटरेक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर वहां पे इसकी इंटरेक्शन होगी तो वहां पे HCl और ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो सिमिटिडिन को यूज किया गया ताकि वो हिस्टामिन की जो इंटरेक्शन है वो रिसेप्टर से होने ही ना दे। तो दिस, इसको एंटी हिस्टामिन बोलते हैं इसलिए सिमिटिडिन को। दिस रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, तो एसिड कम बनना स्टार्ट हो गया बॉडी के अंदर। द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग वाज सो मच कि ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग बन गई। फिर दूसरी ड्रग को डिस्कवर किया गया जिसको बोलते हैं रेंटेडिन या जेंटैक। फिर दूसरी ड्रग जो है वो डिस्कवर हुई। तो सिमिटिडिन जो है वो पहली, ये तो हिस्टामिन की स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के अंदर केमिकल जो है वो HCl को सिक्रीट करता है। इसका जो रोकथाम के लिए पहले किसी की सिमिटिडिन से, फिर दूसरे की गई रेंटेडिन। पहले सिमिटिडिन थी, उसके बाद में रेंटेडिन आई। तो दीज आर द पावरफुल एंटी हिस्टामिन, जो कि हिस्टामिन की इंटरेक्शन को होने नहीं दिया, इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करती है। दीज टू ड्रग्स, दीज आर द एंटी हिस्टामिन। ये हिस्टामिन को प्रोड्यूस ही नहीं होने देती स्टमक के अंदर, तो HCl सिक्रीट ही नहीं होता। अब जो एंटी हिस्टामिन होती है उसको भी समझते हैं। जो हिस्टामिन है दैट इज ए पोटेंट वैसोडायलेटर। अब ये वैसोडायलेटर का मतलब क्या है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स इन द ब्रोंकाई एंड द गट एंड रिलैक्सेस द अदर मसल्स सच एज दोज इन द वॉल ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। अब ये जो
वैसोडायलेटर का मतलब होता है ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये रिलैक्स भी कर सकता है। अब वो कैसे? जो ब्रोंकाई है, जो फेफड़े हैं, एंड द गट जो स्टमक के अंदर होती है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को, स्मूथ मसल्स को। और जो रिलैक्स करता है मसल्स को, जो फाइन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं जो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं, उनको रिलैक्स कर देता है। दूसरा, ये जो नेसल कंजेशन है उसको भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी बंदे को पॉलन ग्रेन के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, या सपोज कर लो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर सपोज करो आप कहीं पे झाड़ा पोछी कर रहे हो, स्मॉल स्मॉल बारीक बारीक जो है मिट्टी के पार्टिकल्स हैं आपकी नोज में गए, तो आपको छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कईयों का इतना बुरा हाल होता है कि हल्के से फाइन पार्टिकल्स उनकी नोज में चले जाएं तो उनको फटाफट कंजेशन हो जाता है, छींकें लग जाती हैं, पूरा नोज उनका सिस्टम बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं नेजल कंजेशन। अब वो क्यों होता है? वो हिस्टामिन की वजह से होता है। कईयों को कुछ नहीं होता, जितना मर्जी धूल मिट्टी में रहे, ठीक है, वहां पे हिस्टामिन प्रोड्यूस नहीं होता उनका। पर कईयों बड़े ही एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, हल्का सा छोटे छोटे पार्टिकल उनकी नोज में गए ही नहीं, उनको कंजेशन हो गया, तो उनकी बॉडी के नेजल में, नोज के अंदर हिस्टामिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन को देते हैं। अब एंटी हिस्टामिन क्या थे? वहां पे तो डिफरेंट थे, वहां पे हमने रेंटाडीन को यूज किया, जेंटिक को यूज किया। पर अगर नेजल कंजेशन होगा तो वहां पे सेम एंटीहिस्टामिन ही चलेगा, क्योंकि जो नेजल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वहां पे डिमटैप या सेलिन को यूज करते हैं। देखो, हिस्टामिन तो बॉडी के अंदर कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है तो वो एचसीएल को सिक्रीट करता है। अगर आपकी नोज के अंदर प्रोड्यूस हो गया तो वो नेचुरल कंजेशन कॉज करेगा। अब सेम मेडिसिन को आप यूज नहीं कर सकते। अगर नेसल कंजेशन है तो उसके लिए जो एंटीहिस्टामिन ले रहे हो वो डिमटैप और सेलिन लोगे। अगर बॉडी के अंदर एचसीएल ज्यादा स्क्रीड और एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब जो आप एंटीहिस्टामिन ले रहे हो वो रेंटेडिन और जेंटेक लेंगे। द रीजन बीइंग, जो नोज में रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट है, और जो स्टमक के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। Now we have to cover the neurologically active drugs. Now these affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. The receptor, it gives the signal which nerve transmits it to the brain. Now the drugs which affect this transfer mechanism system, these are called the neurologically active drugs. Now अब इन ड्रग्स में सबसे पहले कौन सी आती हैं? फर्स्ट आर द ट्रंक्लाइजर्स. Now what are the tranquilizers? These are used for treatment of stress and mild or even severe mental diseases. किसी को अगर स्ट्रेस है या कोई मेंटल डिजीज है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ट्रंक्लाइजर्स को यूज करते हैं. दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेल बीइंग. बेसिकली इनका काम क्या है? ये एंजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं बाय इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेल बीइंग. जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हैं, जो स्लीपिंग मेडिसिन हैं, वो एक एसेंशियल कंपोनेंट होती है, उनमें ट्रैंक्विलाइजर प्रेजेंट होता ही होता है. क्योंकि जिसको भी स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं तो उसको नींद नहीं आ रही, यानी कि उसको या तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, तो स्लीपिंग पिल्स का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. तो आगे चलते हैं, इसकी डिटेलिंग करते हैं. सबसे पहले तो ये ट्रैंक्विलाइजर का काम क्या है? एक ना बॉडी के अंदर न्यूरो होता है, दैट इज द नॉर एड्रेलिन. ये मूड चेंजेस में क्या करता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है. अगर बॉडी के अंदर नॉर एड्रेनलिन हाई अमाउंट में है तो द पर्सन फील्स हैप्पीनेस, उसको अच्छा महसूस होता है. बट ड्यू टू सम रीजन, इफ इट इज लो, तो पर्सन सफर्स फ्रॉम द डिप्रेशन. तो वो होता क्यों है? क्योंकि एक एंजाइम्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इस नॉर एड्रेनलिन को डिग्रेड करते हैं. तो एंटी डिप्रेशन का काम क्या होता है? दिस एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ये उस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, उनको काम नहीं करने देते जो नॉन रेडिकल लेवल को कम कर रहे हैं. सो एंटी डिप्रेशन का काम क्या है? इस एंजाइम्स को जो है उसके एक्शंस को किल करना. आगे चलते हैं. अब ट्रैंक्विलाइजर नॉर्मली यूज कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द एप्रोनाइसाइड एंड सेकंड इज द फेनालिजीन, या इसका केमिकल नेम है दैट इज द नाइडिल. ठीक है, सॉरी, केमिकल, दिस इज द कमर्शियल नेम, फेनालिजीन इज द केमिकल नेम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए.
कि दिस इज C6H5, एग्जाम में पूछी हुई है, देन CH2 देन NH2। नाउ दिस इज द हाइड्राजीन, बेसिकली ये हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है। द फेनोलिजीन इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्राजीन, तो उसी से फेनोलिजीन बन गया। ओके, देन कॉमन नेम इज नाइट्रीन एंड एप्रोजाइड। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होनी चाहिए, पूछी गई है एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं। देन कम्स द माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स। माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स में कौन सी आती हैं? वन इज द क्लोरडाइजेपेक्साइड एंड सेकंड इज द मरप्रोमेट। तो ये रिलीविंग, अगर टेंशन किसी को है तो उसको रिलीव करने में हेल्प करती हैं। एक एक्विनिल होती है, इट इज यूज इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करती है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। देखो, इसको स्ट्रक्चर्स को याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किस किस्म की स्ट्रक्चर हो सकती है, क्लोरोडाइजेपेक्साइड की या इक्विनिल की या मेप्रोबेम की। एटलीस्ट अगर स्ट्रक्चर याद नहीं हो सकता तो इनका फंक्शन तो पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं। देन आते हैं बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्रिक एसिड, विरनॉल, अमाइटल, नेम्टल, ल्यूमिनल एंड सेकनल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। जो भी बार्बिट्रिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उसमें है क्या? वर्नॉल, अमाइटल, नेम्टल, लिमिनल एंड सेकनल। ये ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। इन डेरिवेटिव्स को हम कॉमन नेम में बोलते हैं बार्बिट्रेट्स। तो बार्बिट्रिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स हैं उनको हम बार्बिट्रेट्स बोलते हैं। ये सारे के सारे हिप्नोटिक होते हैं, यानी कि स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है। जितनी भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं उनमें ये डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको इनका नाम पता होना चाहिए, उनका फंक्शन पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देन कम्स द एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? कॉमन लैंग्वेज में हम इनको पेन किलर बोलते हैं। व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? पेन किलर। आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे पेन किलर दे दो, मेरा हेडेक हो रहा है, तो आप एनाल्जेसिक्स नहीं बोलते, कुछ एनाल्जेसिक्स भी बोल देते हैं। तो नॉर्मली हम पेन किलर बोलते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन? दे रिड्यूस और अबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो, यहाँ पर एक शार्प डिफरेंस है बिटवीन द ट्रैंक्विलाइजर एंड द एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पेन को कम करते हैं, बट कोई मेंटल कंफ्यूजन या अनकॉन्शियसनेस या इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस या कोई नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते। जो ट्रैंक्विलाइजर हैं वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। देखो, अगर किसी को सपोज करो पेन हो रहा है और आपने उसको मेडिसिन दी हिप्नोटिक, तो उसको नींद आ जाएगी, उसको पेन का एहसास नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका अफेक्ट हो गया, इट इज डेड। तो इट ही इज एक्सपीरियंस नो पेन। बट वहां पे क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका इफेक्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट ना हो, तो पर पेन रिड्यूस हो जाए। तो एनएलसी का काम क्या है? वो पेन को कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करते। तो उनको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। अब एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज द नॉन नैरकोटिक एनाल्जेसिक एंड सेकंड इज द नैरकोटिक एनाल्जेसिक। ये दो टाइप होती हैं, तो इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है नॉन नैरकोटिक नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स। नो, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल जो है ये इंपॉर्टेंट जो है दो नॉन नैरकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं। इनका मतलब क्या है नॉन नैरकोटिक का? इनको आप जब लेते हैं तो आपको इनकी आदत नहीं पड़ती। ये नॉन एडिक्टिव है। आपका सिर दर्द हो रहा है, आपने एस्प्रिन खाई, सिर दर्द कम हो गया, गायब हो गया। नेक्स्ट डे आपको एस्प्रिन खाने की जरूरत नहीं है, कोई आदत नहीं पड़ती एस्प्रिन खाने की। तो दीज आर द नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव। तो एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल है। एस्प्रिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज द प्रोस्टैग्लैंडिन्स व्हिच स्टिमुलेट्स इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू एंड कॉज पेन। जब भी टिश्यूज के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन होगा। वो होता क्यों है? क्योंकि प्रोस्टैग्लैंडिन्स कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, तो एस्प्रिन उन केमिकल्स को सिक्रीट ही नहीं होने देती। ये इसका फंक्शन है। तो एस्प्रिन कहाँ पे इफेक्टिव है? रिलीविंग द स्केलेटल पेन सच एज ड्यू टू आर्थराइटिस। अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो जो पेन है वो एस्प्रिन दूर कर देती है। दूसरा, किसी का हेडेक हो रहा है तो उसको रिमूव कर देती है। इनका अदर इफेक्ट भी है कि ये रिड्यूस कर देती है फीवर को। दे आर एंटीपायरेटिक। जो फीवर को रिड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो एस्प्रिन का साइड इफेक्ट क्या है कि ये फीवर को भी रिड्यूस कर देती है। तो इट इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बोथ। दूसरा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसका एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है। ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है। तो इट्स यूज इन द हार्ट अटैक। सपोज करो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या होगा वहां पे? जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसकी आर्टरीज में कहीं ना कहीं क्या होता है, एक ब्लॉकेज क्रिएट होती है। लाइक सपोज करो दिस इज द आर्टरी एंड
यहाँ पे ये एक फैट की लेयर है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फैट की लेयर ज्यादा भी हो सकती है, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट होने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे हार्ट स्ट्रोक आएगा। तो अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आया है तो एस्प्रिन उसको दे दो, 3-4 एस्प्रिन दे दो, तो इजीली ब्लड में डिजोल्व हो जाती है और ये जो ब्लड क्लॉट होगा इसको डिजोल्व कर देंगे। तो ये इसका एक यूज है, हालांकि उसका कोई साइड इफेक्ट होगा बट पर्सन की जो है लाइफ बच जाएगी। तो दिस इज द यूज ऑफ एस्प्रिन। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसको बोलते हैं एस्प्रिन, दिस इज स्ट्रक्चर। ये सैलिसिलिक एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, इसको एस्प्रिन बोलते हैं। और इसका कॉमन नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल, OH, C6H5, OH, C6H5, then NH, CO, CH3। इसको पैरा एसिटो अमाइडो फिनोल भी बोलते हैं। ये जो ग्रुप है दिस इज अ पैरा एसिटामाइडो, दिस इज फिनोल। तो ये चीज होगी। आगे चलते हैं, फिर आते हैं नैरकोटिक या एडिक्टिव एनालिसिस। इनकी लेने की आदत पड़ जाती है। तो इनमें कौन कौन से होते हैं, इसमें मॉर्फिन है, हीरोइन है, ये सब इसके नैरकोटिक्स है। इनको एक बार लेंगे तो लेने की आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है इस बार, सबसे पहले तो ये जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स है, पेन काफी इफेक्टिव होते हैं। तो जब भी किसी की सर्जरी होता है तो उसको काफी पेन होता है आफ्टर ऑपरेशन, तो वहां पे इसको देते हैं। कार्डियक पेन में, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर में, चाइल्ड बर्थ में, किसी को टर्मिनल कैंसर है उसको रेडिएशन दी है तो उसको बहुत दर्द होता है तब भी इसको देना पड़ता है। चाइल्ड बर्थ में देते हैं, लेबर पेन होती है लेडी को। और एक होता है वॉरफेयर में, वॉरफेयर में भी यहाँ पर यूज होता है, खासकर यहाँ पर मॉर्फिन को यूज करते हैं। मॉर्फिन के इंजेक्शन रखे होते हैं, अगर सपोज करो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, किसी का जो है पैर कट गया या हाथ कट गया, तो उस टाइम उसको बहुत पेन हो रही है, उसका जो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो तो बाद में करेंगे, पहले उसके पेन को रिड्यूस करना है, अदरवाइज ड्यू टू पेन ही उसकी डेथ हो सकती है। तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसको पेन से रिलीफ मिल जाए। फिर बाद में उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। मॉर्फिन एंड मैनी ऑफ इट्स होमोलॉगीज, मॉर्फिन और उसके तरीके से दूसरे व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिसिन रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, ये स्लीप को प्रोड्यूस कर देते हैं। थोड़ा इनका इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम को थोड़ा इफेक्ट कर देते हैं अगर ज्यादा इनको दिया जाए। Morphine narcotics are sometimes referred to opiates since they are obtained from the opium poppy. ओपियम पोपी से होता है, obtained होता है, जो जो प्लांट होता है, इसलिए उनको ओपिएट्स भी बोलते हैं। इन पॉइजनस यदि दीज प्रोड्यूस कोमा कन्वर्जन अल्टीमेट डेथ, अगर ज्यादा इनको दिया जाए तो वो कोमा होता है, बंदे को कन्वर्जन होती है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, बेहोशी होती है, फिर अल्टीमेटली डेथ। सो दिस इज द मॉर्फिन, हीरोइन एंड द कोडीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था जेई में 2020 में, कि हीरोइन क्या है। इट इज द एसीटेट, डाई एसीटेट ऑफ मॉर्फिन। देखो, अगर मॉर्फिन और हीरोइन की स्ट्रक्चर हम देखो तो फर्क यहाँ पर इस एसी ग्रुप का और एसी ग्रुप का है, बाकी सब कुछ सेम है। OH की जगह पे एसी है, कौन सा ग्रुप है, COCH3। तो दिस इज द डाई एसीटेट मॉर्फिन, हीरोइन इज द डाई एसीटेट मॉर्फिन। तो देखो आजकल ना स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने भी स्टार्ट हो गए हैं, पहले नहीं आते थे, पर जब से ये ऑनलाइन आए हैं ना, 4 अटेम्प्ट, तब से ये डालने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। तो ये एक प्रॉब्लम है। देखो, इतनी स्ट्रक्चर्स आप याद नहीं कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, क्वेश्चन रिपीट तो कर नहीं सकते, तो उनको नए नए क्वेश्चन बनाने हैं, तो देयरफॉर स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो गए। फिर आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, नाम से क्लियर है, जो एंटी है माइक्रोब्स के, देयर आर द एंटी माइक्रोबियल्स। तो इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट। जो बैक्टीरिया को किल करती है दैट इज एंटी बैक्टीरियल, जो फंगाई को किल करती है दैट इज एंटी फंगल, जो वायरस को किल करेगी दैट इज एंटी वायरल, और जो पैरासाइट को किल करेगी दैट इज द एंटा पैरासाइटिक ड्रग। तो ये आपको डेफिनेशन ही क्लियर है। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स आर द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अब सबसे पहले हम करेंगे एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूस होली और पार्टली बाय द केमिकल सिंथेसिस। जो एंटीबायोटिक्स हैं, सबसे पहले उनकी जो वो थी डिस्कवरी थी, वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसने
इसको जो था फ्लेमिंग ने जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था, जो केमिकल हॉर्स का सॉरी, नॉट द मलेरिया, जो निमोनिया को क्योर करने के लिए उसने एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। जो हॉर्स ब्लड होता है उसमें उसको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो निमोनिया का बैक्टीरिया उसको वो अटैक करते थे। तो एंटीबायोटिक को आप ऐसे समझ सकते हो, द केमिकल्स या द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन one animal or one plant or one living thing which can be used against the another microorganism, so that is called the antibiotics. Basically आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई हॉलीवुड मूवी है जिसमें क्रिमिनल्स को किल करने के लिए क्रिमिनल्स का ही हम सहारा लेते हैं। फिल्म में ऐसे दिखाते हैं कि क्रिमिनल को किल करना है और हमने पुलिस वहां पे जो है उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती है, कुछ रीजंस हैं, तो कैम उसको ही हायर करते हैं, जो क्रिमिनल्स को किसी तरीके से, और क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स के अगेंस्ट ही लड़ाते हैं। तो यही सेम चीज है कि हमने एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जो ह्यूमन बींग्स के लिए तो हार्मफुल नहीं है, पर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है जो ह्यूमन के अंदर है। और उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है दूसरे ऑर्गेनिजम्स। हॉर्स के ब्लड से माइक्रोऑर्गेनिज्म निकाला, बैक्टीरिया निकाला और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया ताकि वो निमोनिया के बैक्टीरिया को किल कर सके। सो दिस इज द एंटीबायोटिक्स। पहले तो ये हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म से ही बनाते थे, पर आज की डेट में ये केमिकल सिंथेसिस से भी बनाते हैं। तो हमने केमिकल को बनाया जो कि बैक्टीरिया को मार रहा है, तो दैट इज सिंपली एंटीबायोटिक। पर ओरिजिनल डेफिनेशन क्या थी? द organisms obtained from the living things, these are the antibiotics। तो सबसे पहले जो थी, जो बनाई गई थी, दैट वाज द एर्सफेनिन नोन एज द सेल्वरसन, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिल। सिफिल जो होती है वो प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए सेल्वरसन व एंटीबायोटिक्स को यूज किया गया। Although salvarsan is toxic to human beings, its effect on the bacteria spirochete which causes syphilis is much greater than on the human beings। देखो, सेल्वरसन टॉक्सिक है ह्यूमन बींग्स के लिए, पर ये जो सिफिलिस कॉज करता है स्पिरोशीट जो बैक्टीरिया, उससे ज्यादा इफेक्ट उसके उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है। ह्यूमन बींग्स को थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते हैं, पर सिफिलिस की प्रॉब्लम उसकी चली जाती है। फिर आते हैं फिर उसके बाद में एक और आया था, प्रोंटोजिल, विच रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेल्फरसन। जो बॉडी के अंदर जो प्रोंटोजिल है वो सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज रियल एक्टिव कंपाउंड। फिर उसके बाद में इसी से सल्फा ड्रग्स को जो है हमने आइडेंटिफाई किया। तो मोस्ट जो सल्फा ड्रग है दैट इज द सल्फा पिरिडिन। तो ये उसके सिफिलिस के अगेंस्ट काफी जो है कामयाब है। ये एंटीबायोटिक की स्ट्रक्चर है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेडिसिन के किस एंटीबायोटिक में एएस डबल बॉन्ड है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, तो दैट इज सल्फरसन। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोनोटोसिल। ठीक है, दिस इज सल्फोनामाइड, सल्फापिरिडिन एंड एजोडाई। आगे चलते हैं। देन आते हैं एंटीबायोटिक्स इफेक्ट। जो एंटीबायोटिक्स है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट। वन इज द साइडल इफेक्ट, किल। ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ऑफ्लेक्सिन। याद करने पड़ेंगे, कंपटीशन में काफी बार पूछा गया है, जेई मेंस में अगेन एंड अगेन इस पे क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टैटिक इफेक्ट, इनहिबिटरी। ये उनको किल तो नहीं करते हैं, पर उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो उसके एग्जांपल है एथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिक, क्लोरोमेनिटोल। तो दीज आर द बैक्टीरियोस्टैटिक जो है एंटीबायोटिक्स, याद करने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन होती है, एक तो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? किल और इनिबिट वाइड रेंज ऑफ पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब है जो बॉडी के लिए यूजफुल है, और ग्राम नेगेटिव मतलब जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, दोनों को ही मार देती है वो। वाइड रेंज है। एम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन। अमोक्सिलिन इज द सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। फिर आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो का मतलब क्या होता है? ये इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ए स्पेसिफिक, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ये जो होगा इफेक्टिव होगा। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, ये सिर्फ निमोनिया के बैक्टीरिया को अटैक करता है, बाकी किसी नहीं करता। फिर आता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये क्या होती है? दिस इज इफेक्टिव मेनली ए रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, कुछ रेंज को डिस्कवर करता है। जैसे कि एक आता है आपका
क्या कहते हैं, एक जैसे कि सपोज करो इन्फ्लुएंजा हो गया, जितने भी इन्फ्लुएंजा में आया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है, कफ हो गया, इनको किल करने के लिए एक कॉमन एंटीबायोटिक्स का हम यूज कर लेते हैं। तो दैट इज द लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक टाइप का एंटीबायोटिक की सारी इन जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे क्लोरोमेफोल है, दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अच्छी इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। तो टाइफाइड है, किसी को डेंस्ट्री है, किसी को एक्यूट फीवर है, इन्फेक्शन है, तो उसको ये दे देते हैं। वेनोकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सिन अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में देते हैं। द एंटीबायोटिक डेसिडाइजरीन इज सपोज्ड टू बी टॉक्सिक टुवर्ड्स सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, ये कैंसर सेल्स को किल कर देती है। हालांकि एंटीबायोटिक का काम नहीं है, पर स्टिल ये किल कर देती है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन क्लोरोमेनिफिकोल है, कभी पूछा नहीं गया, याद कर सकते हो तो कर लेना। फिर आते हैं एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इवन जेई मेंस एडवांस में तो नहीं, जेई मेंस और नीट में इस पे काफी क्वेश्चन पूछा गया है। तो होते क्या है देखते हैं। सबसे पहले आता है एंटीसेप्टिक्स, ड्रग्स विच आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज सच एज वुंड्स, कट्स, अल्सर एंड डिजीज स्किन सरफेस, ऐसी ड्रग्स जिसको हम लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी पे या किसी डॉग की स्किन पे, वुंड्स हो गए, कट्स, अल्सर, तो उनको लिविंग टिश्यू है, ह्यूमन बीइंग इज लिविंग। तो इसके एग्जांपल है फुरासिन, सल्फोनामाइसिन, डिटॉल। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डिटॉल है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजिनोल एंड टर्पिनोल। दिस इज द क्लोरोजिनोल एंड दिस इज टर्पिनोल। स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा आपको। याद करने का तरीका क्या है, देखो जाइलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर दो सी एच थ्री आ गए तो दैट इज जाइलिन, और एक यहाँ पर ओ एच आ गया तो क्या बन गया वो, जाइलिन जेनोल, और क्लोरीन लग गया तो क्लोरोजेनोल, तो ये दिस इज द क्लोरोजेनोल एंड दिस इज द टर्पिनोल। स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा आपको, पूछा गया। फिर उसके बाद में आता है एंटीसेप्टिक्स में आगे एक चीज होती है बायोथेनॉल, बायोथेनॉल को बिथेनॉल भी बोलते हैं। इट इज एडिड टू सोप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बायोथेनॉल। इसको हम सोप के अंदर डालते हैं ताकि सोप के अंदर कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ जाए। फिर होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इट इज अ 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल विच इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। देखो आयोडीन अपने आप में ही एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, बट प्रॉब्लम क्या है, उसकी स्मेल बहुत फाउल होती है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन को जब हम यूज करते हैं, इट इज 2 to 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन अल्कोहल, तो ये एंटीसेप्टिक होता है वुंड्स के लिए। आइडोफॉर्म CHI3, ये भी एक एंटीसेप्टिक है फॉर वुंड्स, ये हमने हेलोलकेज में किया था। बोरिक एसिड इन डिल्यूट सोल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस, जो बोरिक एसिड है, it is a dilute aqua solution which is a weak antiseptic for eyes। फिर उसके बाद में आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, these are applied to inanimate objects such as floor, drainage system, instrument। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर हम डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं, एक्शन सेम है। द ओनली थिंग ये नॉन लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे। अब एक कोई सब्सटेंस है वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्ट दोनों की तरह से काम कर सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है फिनोल। जो फिनोल है वो एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है और एज ए एंटीसेप्टिक भी। एंटीसेप्टिक कब काम ये करेगा, अगर मैं लेता हूं इसका 0.2% सोल्यूशन तो एंटीसेप्टिक है, और मैं 1% सोल्यूशन लूंगा इसका, तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करेगा। तो अगर आपके घर में फिनाइल है तो आप उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हो, बट डोंट यूज एज ए एंटीसेप्टिक। द रीजन बीइंग, आपको ये नहीं पता कि आपको कितना डाइल्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कंसंट्रेशन बता दी गई, पर फिनाइल के केस में आपको ये नहीं पता कि कितना डिल्यूट करना है। तो इट कैन बी यूज, पर आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और उसकी एक्चुअल कंपोजिशन पता होनी चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ और प्रिजर्वेटिव हो जो आपकी स्किन को खराब कर सकते हो, तो बी केयरफुल, ठीक है। तो उसके बाद में आता है तो क्लोरीन होता है, वो भी एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सोल्यूशन, एंड SO2 इन वेरी लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट्स। नॉर्मली रेनी सीजन में जब आप टैप को ओपन करते हैं, वाटर टैप को, तो जो वाटर होता है दैट इज समथिंग वाइटिश, वाइट कलर का होता है। कुछ देर बाद वो व्हाइट कलर डिसअपियर होता है। द रीजन इज दैट उसमें प्रेशराइज क्लोरीन जो होती है वो डाली होती है।
तो क्लोरीन की वजह से उसका कलर क्या होता है, दैट इज, जो उसमें कोई पाउडर नहीं होता, क्लोरीन होता है, तो व्हाइटिश होता है। जैसे ही आपने उसको ओपन किया, प्रेशर रिलीज हुआ, तो क्लोरीन गैस डिसअपियर होगी, उड़गी, इवेपोरेट होगी। तो वहां पे क्लोरीन का एज ए डिसइंफेक्टेंट हमने यूज किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जो एंटीफर्टिलिटी ड्रग्स होती है, इनका काम क्या होता है, बर्थ को रोकना। ठीक है, इट इज यूज इन द बर्थ कंट्रोल। सो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, दीज आर एसेंशियली कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। जो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजन है, ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी। तो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके अंदर इनके डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स का काम क्या होता है, जो एक्चुअली में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन को बंद करना। तो प्रोजेस्टेरोन जो है सप्रेसेस ओव्यूलेशन। तो जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं वो मोर पोटेंट होते हैं प्रोजेस्टेरोन से। तो जब उसको दिया जाता है स्टिपिंग उसमें पिल्स में, तो वो जो प्रोजेस्टेरोन जो ओव्यूलेशन है, ठीक है, जो फीमेल एग्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ, तो वो उसको बंद करते हैं। तो उसमें नॉर्थ इंथ्रोडॉन है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, जो कि एज ए एंटीफर्टिलिटी ड्रग को यूज करते हैं। यानी कि नॉर्थ इंथ्रोडॉन का काम क्या है, वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है, वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है, जो ओव्यूलेशन को स्टेप कर, ओव्यूलेशन या फीमेल एग प्रोडक्शन को बंद करता है। दूसरा होता है एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं इथाइनिल स्ट्रोडॉल, या उसका दूसरा नाम होता है नोवेस्ट्रोल। तो नोवेस्ट्रोल या इथिलीन डायस्ट्रोल का काम क्या है, वो एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, जो कि जो एंटीबॉडी ड्रग्स का काम करता है। दूसरा नॉर्थ्रोडॉन, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है, वो एग्स प्रोडक्शन को रोकता है। सो दीज आर द ड्रग्स, इनके नाम ही याद करने हैं, नॉर्थ्रोडॉन एंड द नोवेस्ट्रोल। ये प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है, दिस इज द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स, इसमें और बाकी कुछ नहीं करना। देन कम्स द न्यू टॉपिक, दैट इज द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, या इसको आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी बोलते हैं। नाउ इनका काम क्या है, ये जो हमारा नेचुरल स्वीटनर सुक्रोज है, इट ऐड टू द क्लोरी इनटेक। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, नॉर्मली जो कैलोरीज है वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करती, जो ग्लूकोज है वो हमको कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता, बट हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है दैट इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सुक्रोज, वो सुक्रोज की डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रॉब्लम इज दैट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। अगर उनके पास में इंसुलिन नहीं है तो वो सुक्रोज को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। दे हैव टू टेक द मेडिसिन, या उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर उनको डायबिटिक ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो मैनी पीपल है दे प्रेफर टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करते हैं। उनका मीठा टेस्ट होता है, बट उनमें कोई सुक्रोज नहीं होता, तो उनमें कोई कैलोरी नहीं होती। ठीक है, तो देयर फोर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को ले लेते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आता है एस्पर्टेम। जो एस्पर्टेम होता है दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। एस्पर्टेम को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर, 100 times sweeter as compared to cane sugar. This is a methyl ester of a dipeptide formed from the aspartic acid and the phenylalanine. देखो ये डाइपेप्टाइड है मिथाइल एस्टर का। ठीक है, मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड, जो कि एस्पर्टिक एसिड और फिनाइलएलानाइन से बना हुआ है। यूज ऑफ एस्पर्टेम इज लिमिटेड टू द कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट क्विक टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है, तो इसको कोल्ड फूड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गए या पेस्ट्री होगी, तो वहीं पे यूज करते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आता है सेक्रीन। सेक्रीन क्या होता है, ऑटो सल्फा बेंजामाइड इज कॉल्ड सेक्रीन, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, 550 times as sweet as compared to cane sugar. It is excreted from the body in the urine unchanged. It appears to be entirely net and harmless when taken. It is of great value to diabetic patients which need to control intake of calories. देखो ये सबसे ओल्ड स्वीटनिंग एजेंट है, 550 टाइम्स स्वीटर होता है क्लीन शुगर से। हार्ट हार्ट जो हेल्थ है उसके लिए भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कंप्लीटली नट है। जो नेचुरल शुगर यूज नहीं करते हैं, जो शुगर क्यूब्स होते हैं, वो यही चीज होती है, आर्टिफिशियल शुगर जिसको बोलते हैं, दिस इज द थिंग। तो उसके बाद में चलते हैं, फिर आता है सुक्रोलोज। सुक्रोलोज जो होता है इट इज ट्राई
क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज में 3 आप एच हटा के Cl ले तो दैट इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। इसकी जो अपीयरेंस है, टेस्ट है समथिंग लाइक शुगर। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर पे काफी स्टेबल है। इट डजंट प्रोवाइड द कैलोरीज। तो कुछ नेचुरल शुगर में इसको भी यूज करते हैं। तो फिर आता है एलिटीन। ये एक हाई पोटेंसी स्वीटनर है, अल्दो इट इज मोर स्टेबल देन एस्पर्टीन। काफी हाई पोटेंसी स्वीटनर है, 2000 टाइम ज्यादा स्वीट होता है एज कम्पेयर टू शुगर। जो नॉर्मल सुक्रोज होती है उससे 2000 टाइम ज्यादा है। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना मुश्किल है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम वहां पे आती है जहाँ पे आपको होमोजेनिटी चाहिए शुगर में। जैसे कि सपोज करो आपने एक कोई शुगर सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। ये वाटर लिया आपने, काफी अमाउंट में आपने, सपोज कर लो कोई शुगर सोल्यूशन बनाना है, और यहाँ पर आपने 2 kg शुगर डाल दी। ठीक है, आपने 5 या सपोज करो 10 लीटर वाटर लिया और उसमें 2 kg शुगर डाल दी। यहाँ पे आपने 10 लीटर वाटर लिया और यहाँ पे आपने 2 ग्राम एलिटियम डाल दिया। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 ग्राम एलिटियम यूनिफॉर्मली 10 लीटर वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 kg शुगर भी हो जाएगी, तो स्वीटनेस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सपोज करो केक बना रहे हैं। एक हम केक को बना रहे हैं, तो केक में क्या करेंगे, हमने 5 kg व्हाइट फ्लोर लिया जिसको मैदा बोलते हैं, और उसमें हमने 2 kg को मिला दिया शुगर को, ताकि उसको स्वीट हो जाए। तो उसका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा। टोटल 7 kg का केक है। अब 5 kg व्हाइट फ्लोर में 2 kg शुगर है, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर इजीली बन जाएगा। बट अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 7 kg फ्लोर ले रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट फ्लोर ले रहा हूँ, और उसमें मैं 2 ग्राम एलिडियम डाल रहा हूँ। अब मुझे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इस 7 kg में 2 kg एलिडियम को यूनिफॉर्म मिक्स कर पाना, क्योंकि 2 ग्राम क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। 5 kg में 2 kg जो है दैट कैन बी इंश्योर्ड। थोड़ी बहुत हो सकता है फर्क का, टेस्ट का फर्क हो किसी पर्टिकुलर पीस में, बट 5 में 2 kg शुगर इजीली क्या हो सकती है, होमोजीनियसली डिसॉल्व हो सकती है या मिक्सअप हो सकती है। पर यहाँ पे 2 ग्राम एलिटेम 7 kg आटे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो किसी बाइट में तो इतना स्वीटनेस होगा टेस्ट का, कहने की हद नहीं, और कहीं पे बिल्कुल फीका हो सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द एलिटेम। आगे चलते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये एस्पर्टिक एसिड पार्ट है, ठीक है, दिस इज द फिनाइल मिथाइल एस्टर पार्ट। तो दिस इज द, और डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका CONH और ये CHN दो आपकी लिंकेज आ रही है, तो मतलब दो आपका बना हुआ है, तो दिस इज डाइपेप्टाइड। इसकी स्वीटनेस शुगर वैल्यू 100 टाइम मोर है, सेक्रीन 550 टाइम। सुक्रोलोज ये ट्राई डेरिवेटिव है, मतलब Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है। तो दिस इज ट्राई डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। काफी टेस्ट में सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। फिर होता है एलिटेम, दिस इज पिक्चर ऑफ एलिटेम। तो दीज आर द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आगे चलते हैं। देन कम्स द फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव से नाम से क्लियर है, जो फूड को स्पॉयल होने से प्रिवेंट करते हैं, दैट इज द फूड प्रिजर्वेटिव। फूड स्पॉयल क्यों होता है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो इन दोनों को ही रोकने के लिए जो एजेंट्स को हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड द फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव दे प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से जो फूड स्पॉयलेज होनी है, तो फूड प्रिजर्वेटिव काम का उसको रोकना है। तो मोस्ट कॉमनली जो शुगर यूज, जो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, दैट आर द टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, सोडियम बेंजोएट, विनेगर भी यूज होता है, सिरका जिसको बोलते हैं। तो प्याज जो होता है वो सिरके में डाला होता है। तो टेबल सॉल्ट नमक हो गया, शुगर चीनी होगी, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, सोडियम बेंजोएट, ये बेसिकली जो ट्रोपिकाना या रियल जूसेस होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो जो सोडियम बेंजोएट है, इट इज यूज इन द लिमिटेड क्वांटिटी, ज्यादा नहीं डालते, ठीक है, अदरवाइज ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करेगा। एंड मेटाबॉलाइज इन द सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव्स। तो दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स विच यू वी यूज, ठीक है। उसके बाद में आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी।
बट कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मींस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं क्या है, द कंपाउंड विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सच एज पोटैटो चिप्स, बिस्कुट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, क्रैकर्स, ईटीसी। ऐसे कंपाउंड्स जो कि हम प्रिवेंशन करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि ऑक्सीडेशन ना हो फूड की, उनको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जांपल क्या है इसके, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन BHT, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। Addition of BHA to butter increase life from months to years. Acetate and sulfite are used for the are useful antioxidant in the beer wine. देखो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सपोज करो चिप्स बनाए, पोटैटो चिप्स, अगर हम घर में पोटैटो चिप्स बनाते हैं तो आफ्टर 1 वीक या 2 वीक वो खराब हो जाते हैं, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग, जब भी हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं तो कुछ ना कुछ एयर जो होती है वो कंटेनर में रह जाती है। एयर क्या करती है, वो फूड को स्पॉइल करती है, ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज हो गया तो यीस्ट बन गई, तो इट इज यूजलेस। पर जो कंपनी वाले लेज के होते हैं, अंकल चिप्स के होते हैं, तो वो काफी देर तक रहते हैं। द रीजन बीइंग वो BHA या BHT को डालते हैं। वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो ऑक्सीडेशन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके अंदर, पैकेट के अंदर, वो उससे रिएक्ट कर जाते हैं। जब रिएक्ट हो गए, खुद ऑक्सीडाइज हो गए, तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो फूड जो है होता है वो खराब होने से बच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इनकी पूछी गई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BHT। देखो टॉलिन तो ये है, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आ गया, 3 ये CH3 है, तो दिस इज ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइल ग्रुप। और OH तो ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टॉलिन। और ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसो, ये एनिसो ग्रुप आ गया, ये ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, तो दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसो। तो स्ट्रक्चर भी पूछी है, क्वेश्चन भी पूछा है, नाम भी पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है फॉर द जेई मेंस एंड द नीट। अब आगे चलते हैं। देन आता है डिटर्जेंट एंड सोप्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर हम डिटर्जेंट्स को करेंगे, टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट को हम यूज करते हैं विच आर यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। उनमें पहले होते हैं सोप्स, हमने सुना हुआ है नाम इनका। फिर आते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो ये क्या करते हैं, दिस इंप्रूव क्लीनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, दीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड अदर मटेरियल और टू द फैब्रिक और स्किन। बेसिकली ये क्लीजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को इम्प्रूव करते हैं। ये फैट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं जो फाइबर पे या क्लोथ पे लग जाता है या स्किन पे लगता है। अब इनकी टाइप्स करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम सोप्स को करेंगे। तो सोप्स क्या हैं, दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब क्या है, जो हमें एनिमल फैटी एसिड्स होते हैं क्या है, ये लॉन्ग चेन एसिड्स होते हैं जो कि हमें फैट से मिलते हैं। फैट कहाँ पे मिलेगा, या तो वेजिटेबल्स में होगा, प्लांट्स में होगा, या हो सकता है एनिमल्स की स्किन में। तो वहां से हम, जो हमको फैटी एसिड्स मिलते हैं, उनके सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सोप्स। एग्जांपल हो गए स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड्स। तो उनके सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स को क्या बोलेंगे हम, सोप्स। आगे चलते हैं। फिर आता है प्रोसेस सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमने सोप को बनाना है। अब सोप को बनाने का तरीका क्या है, सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट ग्लिसर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, हमने जो सोडियम सॉल्ट को जब फॉर्म करना है, सोप को फॉर्म करना है, तो हमने जो फैट को हीट करना है किसके साथ में, NaOH के साथ में। फैट क्या होता है, दिस इज द ग्लिसर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इस रिएक्शन को बोलेंगे सपोनिफिकेशन। एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। नीचे ये दिया हुआ है ग्लिसरॉल एस्टर। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये एक CH2O, दिस इज द एस्टर लिंकेज, और आगे क्या लगा हुआ है, C17H35। तो काफी बड़ा ये जो है एसिडिक ग्रुप था जिससे ये एस्टर बना है। तो दिस इज द लॉन्ग चेन, इनको बोलते हैं फैटी एसिड। इनको NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर OH में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज द सॉरी, ये जो CH2 है, CH2OH में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लिसरॉल मिला। और इसका क्या हुआ, ये C17H35 CO Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इस जो मिक्सचर ऑफ सोडियम स्टीरेट एंड ग्लिसरीन है, इट इज कॉल्ड द स्पेंट लाइट।
जो सोडियम स्टेरेट है ग्लिसरीन का मिक्सचर है उसको स्पेंट लाइफ बोलते हैं। जो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं वो सॉफ्ट टू स्किन होते हैं, देन सोडियम सॉल्ट। इस प्रोसेस को अगर समझना है तो आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, कभी अगर आप पंजाब साइड जाते हो तो फैक्ट्रीज के बाहर लिखा कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं रोड पे ही, जहाँ पे लिखा होता है साबुन बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे साबुन बनाया जाता है। बेसिकली हम साबुन को क्या समझते हैं, निरोल साबुन। ये लक्स या ब्रीज या दूसरे, दिस इज नॉट द सोप इन द केमिस्ट्री। जो निरोल साबुन होता है, व्हाइट सा साबुन होता है कपड़े धोने वाला, उसको सोप बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में। अब उसको बनाने का तरीका क्या है, उसके लिए बहुत बड़ी कोई आपको फैक्ट्री नहीं चाहिए। सिंपल आपको क्या चीज चाहिए, एक थोड़ा बहुत आउटलेट चाहिए। वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बर्तन सा लेते हैं, ठीक है, कढ़ाई टाइप होता है। ठीक है, उसको एक बर्नर पे रखते हैं। ठीक है, बर्नर कैन बी मैकेनिकल, मतलब ये या इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले उन्होंने बड़े से बर्तन में डाल लिया ये फैट, जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, उन्होंने ऑयल्स को डाल लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया उन्होंने, NaOH को डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, C17H35 CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसके प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट होगी। सरफेस के ऊपर इसके प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो गए। उस प्रेसिपिटेट को हमने क्या किया, हटा लिया। मतलब आप ये मान के चलो एक किस्म की ये मलाई सी बननी स्टार्ट होगी प्रेसिपिटेट। नॉर्मली प्रेसिपिटेट नीचे होते हैं, इस केस में ये ऊपर आ गया। C17H35 CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। और इसको हमने यहाँ से फिल्टर ऑफ कर लिया। बाद में क्या करते हैं, इस किस्म की जो कुछ कंटेनर होते हैं उसमें हम इसको डाल देते हैं और उसको कूल होने के लिए टाइम देते हैं। हो सकता है वहां पे कुछ पैटर्न हो। पैटर्न मतलब क्या है, पैटर्न्स का मतलब होता है कि जैसे ये चीज है, इसके अंदर हमने ये डाल दिया तो हमें ये सोप की फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। जैसे सपोज करो बर्फियां होती हैं, तो जो रबड़ी होती है, मावा होता है, उसको एक हम कंटेनर में रख देते हैं, बाद में उसके पीसेस को काट लेते हैं। तो इस किस्म से भी उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पोटेशियम साल्ट जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम साल्ट बाय वर्च्यू ऑफ पोटेशियम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स हैं, ओके, जो हम बनाते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। तो जो हमने अभी सॉप किया था वो था निरोल साबुन, जिसको कपड़े धोने में यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं टॉयलेट सोप्स। अब टॉयलेट सोप्स नाम के सुन के बड़ा गलत लगता है कि इट इज यूज इन द टॉयलेट्स, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट्स का सोप्स का मतलब है जो सोप्स हम ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे लक्स हो गया या ब्रीज हो गया या दूसरे इस किस्म के जो ब्रांड है, ठीक है, उनके जो सोप्स हैं उनको बोलते हैं टॉयलेट सोप्स। अब इसका ये बनाते कैसे हैं, यहाँ पर बेटर ग्रेड हम ऑयल को लेते हैं या फैट को लेते हैं, और अगर यहाँ पर जितना एल्कलाई NaOH है उसको रिमूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सोप बनते हैं सॉफ्ट होते हैं। कुछ इनमें हम कलर्स एंड परफ्यूम्स को भी ऐड करते हैं ताकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। लक्स होता है, इट इज इन द पिंक कलर, कोई हरे कलर का बनाता है, तो मतलब कुछ इस किस्म के कलर्स का हम बनाते हैं। फिर आते हैं फ्लोटिंग सोप्स। फ्लोटिंग सोप मतलब जो तैरने वाले होते हैं, जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। तो वो कैसे बनाते हैं, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बिटिंग टाइनी बबल्स ऑन इनटू द प्रोडक्ट बिफोर इट हार्डन्स। जब यहाँ पे हमने इनको पैटर्न्स के अंदर डाला तो ये सॉलिडिफाई हो रहे हैं। तो किसी तरीके से यहाँ पे एयर यहाँ पे बबल करते हैं तो एयर इनमें एंटर हो जाती है। तो जब एयर एंटर होगी, ना ये कुछ इस किस्म की चीज है कि दिस इज द सोप और अंदर एयर है, तो नेचुरली एज मटेरियल तो है नहीं, एयर है, तो ये फ्लफी हो जाते हैं। इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंट सोप्स, जैसे कि डेटॉल का होता है या पियर्स होता है। दीज आर मेड बाय द डिसॉल्विंग द इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। तो वो क्या करते हैं, जब सोप बन रहा होता है, जब यहाँ पे सोप हम डाल रहे हैं, तो यहाँ से पहले ही C2H5OH रखा है, और बाद में एक्सेस सॉल्वेंट को हम रिमूव कर देते हैं, तो हमें ट्रांसपेरेंट जो होता है सोप मिलता है। आगे चलते हैं। फिर मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, जैसे सेवलॉन का हो गया, डिटोल का हो गया। तो दीज मेडिकेटेड सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सम एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल और बायोथेनॉल। पीछे किया था, डिटॉल या बायोथेनॉल को ऐड कर देते हैं तो मेडिकेटेड सोप्स हमको मिलते हैं। फिर आते हैं शेविंग सोप। शेविंग सोप्स का मतलब है सीधा शेविंग क्रीम। दीज कंटेन ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट ड्राइंग। ए गम कॉल्ड रोजिन इज एडेड while making them. It forms sodium rosinate which rather well. देखो इसमें हम तक ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं ताकि ड्राई ना हो। कोई बंदा अपनी शेव कर रहा है और फटाफट उसकी वो सूखना स्टार्ट हो गया तो फायदा नहीं है।
क्योंकि जब सोप जो शेव करनी है वो तो सॉफ्ट स्किन पे करनी है, गीले में करनी है, तो वहां पे हम वो चीज को यूज नहीं कर सकते हैं कि वो फटाफट ड्राई हो जाए, तो फिर तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सोडियम रोजिनेट, जो एक गम रोजिन को यहाँ पर ऐड करते हैं, सोडियम रोजिनेट ये बनाता है जो कि अच्छे झाग देता है, विच लेदर वेल। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप। सोप्स के डिसएडवांटेज क्या हैं? सबसे पहले तो जो सोप्स है ये हार्ड वाटर जो होता है उसमें काम नहीं करता, इट डजंट वर्क। अब ये हार्ड वाटर क्या चीज है? एनी वाटर जिसमें कि सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ CaSO4, MgSO4 या CaCl2 या MgCl2 प्रेजेंट है, सल्फेट्स या क्लोराइड्स प्रेजेंट है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या प्रॉब्लम आएगी? हार्ड वाटर में वो एक इनसॉल्यूबल सोप को फॉर्म करेगा या इनसॉल्यूबल कैल्शियम स्टेट या मैग्नीशियम स्टेट को फॉर्म कर लेगा। तो वो एक स्कम होगी जो कि एक लेदर नहीं बनाने देगी, एक झाग नहीं बनाने देगी। देखो, जब भी सोप होता है, सोप कैसे काम करता है कि जो सोप है जैसे C17H35 COO- Na ये चीज होती है। जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये C17H35 CO- Na में डिसोसिएट हो जाता है। नाउ इस कंपाउंड को देखो, इट इज वेरी लेंथी। दिस इज CH3, CH2, 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 CH2। ये अराउंड जो है आपका 16 टाइम्स है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सीधा CO- Na बना रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज द कार्बन चेन और एंड में आता है CO- Na। नाउ ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द नॉन पोलर पार्ट या हाइड्रोफोबिक, और ये होता है आपका पोलर या हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो क्या करता है, ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये एक मिसल फॉर्म करता है। मैंने वाटर के अंदर डाला तो ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये आपस में जुड़ने स्टार्ट हो गए लाइक दिस। तो ये एक किस्म की मिसल को फॉर्म करते हैं जिसको झाग बोलते हैं। पर हार्ड वाटर में प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें ये झाग नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब सूप में इसको डाला जाता है तो CaCl2 के साथ रिएक्शन करके ये C17H35CO2 Ca को फॉर्म कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट। ये जो इनसॉल्युबल सोप है ये सेपरेट्स एज द स्कम इन द वाटर। एक किस्म की जो रबड़ रबड़ सा मास सा ये बन जाता है जो कि कॉज करता है हिंडर्स टू वॉशिंग, बिकॉज द प्रेसिपिटेट अदर्स इनटू द फाइबर। ये क्लोथ के ऊपर चिपक जाता है एज द गमी मास। सो लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इफ वाटर इज हार्ड। तो काम ही नहीं होता। जैसे सपोज करो बीच पे अगर कोई जाता है तो कहते हैं कि आप सोप लेके जो ओशियन का वाटर है, सी वाटर है, उसमें ना जाओ। रीजन बीइंग उसमें ये प्रेजेंट है, एक गमी मास को फॉर्म कर लेंगे स्किन के ऊपर भी, एंड अगर आपने गलती से भी बाल धो दिए तो बालों के ऊपर भी, तो बाद में उसको रिमूव करना काफी मुश्किल होता है। तो जो सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, उनके लिए हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को फॉर्म किया है। तो डिटर्जेंट्स का यूज क्या है? वो जो हार्ड वाटर है उसके साथ में अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले इनकी तीन टाइप होती है। सबसे पहले आती है अनायनिक डिटर्जेंट्स। तो अनायनिक डिटर्जेंट्स क्या हैं? दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। ये सोडियम सॉल्ट्स हैं सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स के या हाइड्रोकार्बन्स के। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स आर फाउंड बाय ट्रीटिंग विद लॉन्ग चेन अल्कोहल विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड विद द अल्कली टू फॉर्म अनायनिक डिटर्जेंट्स। हमने क्या किया, लॉरियल अल्कोहल लिया, दिस इज अल्कोहल, इसको H2SO से रिएक्शन करवाया तो क्या बना, लॉरियल हाइड्रोजन सल्फेट। बाद में इसको NH से रिएक्शन करवाया तो H पॉजिटिव निकल गया और यहाँ पर Na पॉजिटिव आ गया। तो दिस इज द सोडियम लॉरियल सल्फेट, दिस इज द अनायनिक डिटर्जेंट। सिमिलरली हमने यहाँ पे ये दो डिसाइल बेंजीन लिया, इसको H2SO से रिएक्शन कराया तो दो डिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। बाद में इसको NH से रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर दो डिसाइल सोडियम डाइसल्फोनेट बन गया। सो अब यहाँ पे इसको अनायनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये यहाँ पर अनायनिक पार्ट है दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये वाटर के साथ में बॉन्डिंग करता है। क्योंकि Na पॉजिटिव तो अलग ही हो जाता है, तो अनायनिक पार्ट इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द वाटर, so this is called the anionic detergent.
देखो यहाँ पे लिखा है अनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग एक्शन। ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्लीनिंग एक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ अनायनिक डिटर्जेंट्स। ये मोस्टली हाउस होल्ड वर्क में काम होते हैं, जो एरियल हो गया या लक्स एरियल हो गया या रिन हो गया, उन सब में यूज होते हैं। ये टूथपेस्ट बनाने में भी यूज होते हैं। आगे चलते हैं। फिर आते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट्स। कैटायनिक डिटर्जेंट्स आर द क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ कम्बाइंड विद एसीटेट्स, क्लोरीड्स और ब्रोमाइड्स एज अनायन, एज अनायन एज सॉरी एज अनायन, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, ये जो कैटायनिक पार्ट होता है, इट पोजेसेस ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic agent and used in the hair conditioners. These have the germicidal properties and expensive. Therefore, these are used of limited use. देखो पहली बात तो होगा क्या, ये क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट हो गए। क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन है, इट इज कनेक्टेड विद द फोर अल्काइल ग्रुप्स लाइक दिस ट्राइमिथाइल स्टेरेट अमोनियम क्लोराइड। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज कैटायनिक, और यहाँ पर चार इसके साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच है, और वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप उसकी एक लॉन्ग चेन होगी, तो दिस हैज द लॉन्ग चेन, और बाकी तीन नॉर्मल चेन्स के हैं। अब इनका यूज क्या है, इनकी जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, तो हेयर कंडीशन में यूज कर लेते हैं जर्म्स को मारने के लिए। किसी की लाइस है तो उसको मारने के लिए, ठीक है, जुओं को मारने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। तो दूसरी इनकी दूसरा क्या है, ये अगर एक्सपेंसिव है तो इनका लिमिटेड यूज है, कोई बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं करते, एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उसके बाद में आता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक में क्या है, ना तो इनके पास में कोई कटायन होगा ना अनायन। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई इनके पास कटायन है ना अनायन है। वन सच डिटर्जेंट फॉर्म एंड स्टेरिक एसिड एक्ट्स विद द पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल। जो स्टेरिक एसिड होता है उसको पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर ये चीज बनी। अब देखो यहाँ पर पोलैरिटी तो एग्जिस्ट करती है, पर कोई अनायनिक या कटायनिक पार्ट नहीं है। जैसे इस चीज को देखते हैं, COO, CH2, CH2, ON, फिर उसके बाद में CH3, CH2OH। तो यहाँ पे पोलैरिटी तो एग्जिस्ट कर रही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पर कोई भी आपका वो नहीं है, ठीक है, आयन नहीं है। तो जो लिक्विड वॉशिंग डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, जो घरों में यूज करते हैं एमवे वाले, ये विम विम नहीं, विम या दूसरे नहीं, जो एमवे वाले होते हैं वो नॉन एनिक टाइप होते हैं, तो वो हाथों को इफेक्ट नहीं करते। नॉर्मली जो विम होता है या दूसरा आप जेम यूज करते हो, हाथों को बहुत इफेक्ट करते हैं, पर ये हाथों पे सॉफ्ट होते हैं। Okay. तो ये भी रिमूव करते हैं ग्रीस को बाय मिसल फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। नाम से क्लियर है, जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैं, दीज आर डिफाइंड एज द टाइप ऑफ डिटर्जेंट दैट हैज द स्टेट हाइड्रोकार्बन चेन्स। इनको बायोडिग्रेडेबल तो बोलते हैं क्योंकि दीज आर द डिग्रेडेड या डिस्ट्रॉयड बाय द बैक्टीरिया। देखो बायोडिग्रेडेबल के केस में क्या होगा, स्टेट चेन होगी, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, और ये बैक्टीरिया इनको डिग्रेड कर लेगा, खत्म कर देगा। जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट है, वो एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है। इसमें कोई वो नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो बैक्टीरिया को इसको डिग्रेड करने का आसान है, तो इसको इजीली डिग्रेड कर सकता है। तो देयरफॉर ये हार्म, जो एनवायरनमेंट है उसको कोई हार्म नहीं करते हैं। पर इसके बिल्कुल अपोजिट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। These are the detergent. These are defined as type of detergent that has a branched hydrocarbon chain. इनके पास ब्रांचिंग होती है और हैवी ब्रांचिंग होती है। These are known as the non-biodegradable because bacteria cannot act on them. बैक्टीरिया इनको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। इसका जो एग्जांपल है, दैट इज द सोडियम 4137 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको खोल के यहाँ पे लिखता हूँ, तो कुछ इस किस्म की स्ट्रक्चर है। CH3, CH, CH3, CH2, ठीक है, एक बार आया, फिर अगेन दूसरी बार आएगा, फिर अगेन ये तीसरी बार आया, देन CH, CH3, देन SO3 नेगेटिव, देन Na+। ठीक है, तो इस बार 1 2 3 4, तो इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो पहले सोडियम आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 3 5 7 टेट्रामेथाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑक्टाइल, 8 कम्युनिटी चेन है, देन बेंजीन सल्फोनेट। तो ये एग्जांपल है नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स का। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है, जहां पर भी ब्रांचिंग होगी और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, जहां पे ब्रांचिंग नहीं है तो वहां पे वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल। कुछ बुक्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया गया है। नहीं, ये 3 ब्रांचिंग जरूर है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चेन दैट इज अनब्रांच्ड। तो ये सिटाइल ट्राइमिथाइल या ट्राइमिथाइल सिगरेट दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है, और बस पूछा गया है, इवन सीबीएसई के पेपर में भी पूछा गया है। तो उसका आंसर यही है, सोडियम 4 1 3 5 7 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। कोई पूछता है तो उसका एग्जांपल ये है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सीबीएसई के पेपर में। फिर उसके बाद में आता है डिफरेंट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्या फर्क है? सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जबकि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फेट्स और लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। ये होते हैं तो सल्फेट्स होते हैं, बेंजीन सल्फोनेट्स हैं। दीज कैन नॉट बी यूज इन द एसिड सोल्यूशन, क्योंकि ये जो है आपके सॉल्ट्स हैं, ठीक है, विच कैन दे कैन बी यूज इवन इन द एसिड, इसको हम एसिड सोल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी यूज इन द हार्ड वाटर एज दे प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद द Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयन। ये हार्ड वाटर में तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयंस को के साथ में एक गमी मास को फॉर्म कर लेते हैं। ये हम हार्ड वाटर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट विद द Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयंस। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, दे डू नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम। ये बायोडिग्रेडेबल है तो कोई पोल्यूशन प्रॉब्लम को कॉज ही नहीं करता, इन रोल साबुन से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। सम ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनकी चेन होगी है जो ब्रांच्ड होंगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो रिवर को पोल्यूट करते हैं, लेक वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो ये उनका साइड इफेक्ट है या डिसएडवांटेज है। फिर है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को हम यूज कर रहे हैं सोप्स के ऊपर, तो कुछ का एडवांटेज भी है, तो बिल्कुल है। सबसे पहले तो जो इसको हम यूज कर सकते हैं इवन इन हार्ड वाटर, जबकि सोप को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गमी मास को फॉर्म करता है। सेकेंड है, जो डिटर्जेंट्स हैं दे कैन बी यूज इवन इन एसिड सॉल्यूशन बिकॉज दे डू नॉट रेडिली डिकम्पोज इन एसिड मीडियम, क्योंकि वो डिकम्पोज होते ही नहीं है एसिड मीडियम में। जबकि सोप्स जो हैं वो हम एसिड मीडियम में यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वो फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। Synthetic are more soluble in water than soaps. Detergents ज्यादा soluble होते हैं as compared to soaps. Detergents are have a stronger cleaning action than soap, क्योंकि हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, उनका जनरली ज्यादा ही क्लीनिंग एक्शन होता है, क्योंकि हम कुछ एडिटिव्स भी हमने उनमें डाले होते हैं। सम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स गिव फॉर्म इवन इन द आइस कोल्ड वाटर। सोप आइस कोल्ड वाटर में तो फॉर्म दे ही नहीं सकता, जबकि डिटर्जेंट्स उसमें भी फॉर्म दे देते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के अवर सोप्स। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इतना तो नहीं है सीबीएसई उसके लिए, एडवांस के लिए, बट जेई मेंस में मैं देख रहा हूँ लास्ट 4 to 5 ईयर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इजी चैप्टर है, बच्चे छोड़ देते हैं, पर छोड़ना नहीं है, इसको करके जाना है। नीट में भी क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में इस साल तो आएगा नहीं, क्योंकि इस साल ये आउट ऑफ द सिलेबस है, सीबीएसई में आ ही नहीं रहा है। बट मेंस के लिए और नीट के लिए इसको जरूर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।